मेरी पिक्चर की शुरुआत दिल पिक्चर एक आई थी आमिर खान की, मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए। एक बार पिक्चर देखने गए, एक लड़का हमारे गांव का है, वो कभी पिक्चर देखा नहीं था, अशोक यादव नाम का था। तो वो जो है उसको पता नहीं थी कि बाथरूम किधर है। हम लोग बालकनी में पिक्चर देख रहे थे, तो वो देखा कि एक मुक्का है, ऐसे चहरदीवारी बनी हुई थी, तो उसी मुक्के से पेशाब करने लगा। और जब वो पेशाब करने लगा तो नीचे कुछ मुसलमान लड़के खड़े थे। जब हम पिक्चर देखने जाते थे तो जरूर बता देता था जाके पिताजी से, हाँ, कि वो आज पिक्चर देखने गया, आपका लड़का कलान से बैठा है। तो कभी उसको नहीं ठीक किए कंडक्टर को? हाँ, उसको भी हम लोग ठीक किए ना, ढंग से ठीक किया गया उसको। फिर जाते हो रोज नारा लगाने उनका, कहा नहीं खुद ही चुनाव लड़ जाते। तो हमने कहा मेरे पास यार पैसा नहीं, लड़ूंगा कैसे? तो कहे कि चलो हम लोग जो है 500-500 रुपये चंदा देते हैं, लड़ो। और एक दरोगा को मैं जो है खींच करके एक चाटा मार दिया। मुझे जानकारी थी नहीं आंदोलन में, इसे जोश में, तो वो जो है मेरे पीछे पड़ गया गिरफ्तार करने के लिए। मुन्ना बजरंगी का आपने कहा, तो जेलर से कैसा व्यवहार था मुन्ना बजरंगी का? अतीक से भी मुलाकात हुई थी आपकी? अतीक तो भाई वहां का भाईजान था उस समय, नैनी जेल का। नैनी जेल का। क्या क्या मिलता है वहां पे जेल में? हम कह रहे पैसे से एक पारिवारिक जो संबंध होता वो नहीं बना सकते हैं, बाकी सब सुविधा लेते हैं। अब जैसे फूलन देवी थी, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, अन्याय हुआ, थाने से लेकर के समाज में लोगों ने उनको जो कितना ताना मारा, उलाहना दिया। दलितों की लड़ाई उस दौर में मैंने शुरू किया। और जात जब वहां पर कहा जाए कि स्वर्णवादी जो वहां वर्चस्ववादी और स्वर्णवादी मानसिक चरम, यदि आपको समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट दे तो कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? ये मायावती जी राजा भैया से इतना खुन्नस क्यों खाई थी? उन्होंने पूरा उनके साम्राज्य को ही बुखार पे पोटा तक लगा दिया। अखिलेश जी की बस एक गलती रही, इनकी सरकार थी, इनको सूची मंगा लेना चाहिए था और प्रेस करके कहना चाहिए था कि हमारी सरकार को बदनाम करने का काम किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ भी कर परेशान करते हैं, तुम्हें कुछ भी दंडित करने का काम करते हैं और तुम्हारे पीछे अगर लगा करके धमकाने का काम करते हैं, तो एक बार मुझे तुम मैसेज करना और बताना, सरकार बनने दो तो उसे कुत्ते का पट्टा पहन के घुमाऊंगी। कुर्सी लगी थी, 3 कुर्सी और लगवाई, बहन जी ऐसे सामने बैठी। ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है मायावती जी को लेकर कि कोई भी हो तो वो जूता चप्पल उतार के जाएगा, कि बहन जी के जो नाक और कान थे वो कोऑर्डिनेटर थे, उनके नीचे के नेता बदमाश है कि बहन जी को गलत बता देते हैं। मुझे कुंडा से टिकट दे दिया, कहा कि जाओ लड़ो। कितना पैसा दिए थे टिकट का? आपका आशीर्वाद मिल गया है तो मैं कुंडा नहीं, कोई भी गुंडा होगा मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। और मैंने कहा कि कुंडा से गुंडा की गुंडाई खत्म कर दूंगा अगर मौका मिला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की प्राचीर से निकले दिग्गज नेताओं की लंबी फहरिस्त है। लंबे समय तक देश की संसद से लेकर सत्ता तक में यहां के छात्र नेताओं की धमक रही है, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। इलाहाबाद छात्र संघ को लोकतंत्र की नर्सरी और छात्र राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। उसी इलाहाबाद छात्र संघ की प्राचीर से निकले नेता छात्र संघ अध्यक्ष अजित यादव जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। तमाम उन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे, इलाहाबाद की छात्र राजनीति से लेकर देश में जो इस समय हालात हैं, जो राजनीति है आज की, इन तमाम मुद्दों के साथ हम चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा 2005 में, आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। कैसा रहा ये सफर अध्यक्ष बनने तक? उससे पहले का, इससे पहले भी आपका राजनीतिक बैकग्राउंड आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा राजनीति में था आपसे पहले? देखिए, एक किसान परिवार से था और मझोले किसान। मेरे पिताजी और माताजी पढ़े लिखे नहीं थे। पिताजी पहलवानी करते थे और क्षेत्र के सम्मानित आदमी थे और उनका सम्मान था समाज में। और मेरी माँ तो कुछ भी नहीं जानती थी, अंगूठा लगाना जानती थी। पिताजी तो हम लोग पढ़े लिखे तो कुछ सिखा दिए, साइन वगैरह करने लगे। मैं बचपन से ही प्राथमिक विद्यालय से ही जब पढ़ाई मेरी शुरू हुई तो मैं पढ़ने में बहुत तेज था। और पिताजी, मैं जब खेल कूद करने जाता था, मैं कबड्डी खेलता था, बढ़िया वॉलीबॉल खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। तो गांव में और भी खेल होते थे, जैसे देहाती
खेल होते थे, लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, झाबर होती थी, वो खेला जाता था, खेत जोता रहता था, और सुटुर खेला जाता था जो है उस समय, और ये एक चिब्बा खेला जाता था, गोली खेला जाता था, पैसा खेला जाता था। तो दिन भर हम लोगों का बचपना था, खेलते रहते थे। कौड़िया मसान एक खेली जाती थी। गोली में निशाना कैसा था आपका? गोली में निशाना बहुत मेरा सही था। मैं कभी पैसा हारा नहीं, गोली हारा नहीं। जब भी खेला तो जीत कर ही आया। लेकिन उस खेल के पीछे पढ़ाई पे जब ध्यान नहीं दे पाता था तो घर आता था तो पिताजी पीटते भी थे, मारते भी थे। जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो, पढ़े लिखें, आगे जाए, तो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मेरे पिताजी कहते थे। तो हाँ, मैं पढ़ने में अच्छा था प्राथमिक स्तर से। और जब मैं जूनियर में पहुंचा तो उस समय जो है ये 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुआ, 2 अक्टूबर हुआ, तो जो हमारे राष्ट्रीय पर्व थे मनाए जाते थे, तो उस समय मैं जो है भाषण दिया करता था 26 जनवरी के बारे में, 15 अगस्त के बारे में, गांधी जयंती के बारे में। लोगों से बुलवाया जाता था तो अध्यापक सुनते थे, उसी समय से पसंद करते थे कि एक लड़का बहुत आगे जाएगा। उसके दौरान में कक्षा 8 की पढ़ाई के बाद मैं चला आया इलाहाबाद एडमिशन कराने। मेरे भाई साहब थे, चाचा के लड़के, वो मुझे भेज दिए इलाहाबाद पढ़ने के लिए। तो कक्षा 8 में मैं यहाँ पर एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ इलाहाबाद में इतनी गर्मी पड़ती थी, मैं कटरा में रहता था, ऊपर का कमरा था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो वहां पर जो है मुझे डायरिया हो गया। मैं चला गया भाग करके घर रात में, और जो मेरे पार्टनर थे उनको बताया भी नहीं। वो परेशान, उस समय ये टेलीफोनिक व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। तो किसी तरीके से तो दूसरे दिन वो पता करवाए कि कहाँ गया लड़का। तो मैं पहुंच गया था घर, तो उसके लिए भी डांट पड़ी कि तुम बिना बताए क्यों चले आए। हमको आने ही नहीं देते थे, और रात भर बैठ के पढ़ते थे। प्रतियोगी छात्र थे, पढ़ने में बहुत वो भी योग्य थे, तो मुझे भी जबरदस्ती पढ़ाते थे, 1 बजे तक 2 बजे तक बैठाते थे। लेकिन उस लाज में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो मुझे डायरिया हो गया, मैं भाग गया। फिर इसके बाद मैं वहीं पे नाम लिखवाया, और हाई स्कूल जो है मैं अच्छे अंकों के साथ पास हुआ। तो वहाँ पर भी जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था, वो विद्यालय जो है उसके प्रबंधक थे एक ठाकुर। उस समय 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, तो मुझे 13 नंबर 12 नंबर दिया गया। तो मैं जो है 1% से मेरा फर्स्ट क्लास रुक गया। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इतनी पढ़ाई के बाद अगर ये मुझे जो है इसमें वाइवा में 20-18 नंबर, और उनके वर्ग के लोगों को ज़्यादा नंबर दिए गए। तो वहाँ से पास होने के बाद फिर मेरे भाई साहब जिद किए कि पढ़ने में अच्छा है, इसको भेज देते हैं इलाहाबाद। फिर मैं आया इलाहाबाद। तो उस समय कर्नलगंज इंटर कॉलेज में एक फौजी प्रिंसिपल थे। उस समय उसका बहुत जलवा था, बहुत अच्छी शिक्षा और पढ़ाई होती थी वहाँ पर, और जीआईसी कॉलेज था। तो मेरा एडमिशन जो है जीआईसी कॉलेज में हो गया। फिर मेरे साथ वही समस्या आई कि इलाहाबाद में, तो मैं फिर बीमार पड़ गया। तो मैं फिर जो है छोड़ करके भाग आया। तो पिताजी कहे कि अब ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसको बार बार इलाहाबाद भेज रहे हैं, अब इसको यहीं कहो कि खेती बाड़ी करे, ये पढ़ेगा नहीं। लेकिन लेट हो चुका था। किसी तरीके से भाई साहब जो है बड़े बाबू थे विद्यालय में, मेरा एडमिशन इंटर में हुआ। मैं इंटर जो है कलान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान में, सुल्तानपुर में मैं पढ़ रहा था। और उस समय वहाँ पे साइंस साइड की मान्यता मिल गई। तो मैं जीव विज्ञान का विद्यार्थी था, मैथ से नहीं था, और जीव विज्ञान मेरा बहुत अच्छा था उस समय, पढ़ने में तेज ही था। तो जब कक्षा 11 की परीक्षा हुई, पहला बैच था साइंस का, वहाँ मान्यता मिली हुई थी, तो मैं कक्षा 11 में टॉप कर गया। 12 में मैं पढ़ रहा था, उसी दौरान क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं बैटिंग कर रहा था, आउट नहीं हो रहा था। और एक ब्लॉक प्रमुख का लड़का था, वो ठाकुर बिरादरी का था, मित्र थे, लेकिन वो जो है उसको लगा कि आउट नहीं हो रहे हैं और इनको हटाया जाए। तो हमने कहा कि हमको आउट करो, तो आउट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ अभद्रता की, तो वहां पर कुछ मारपीट हो गई। इसके बाद दूसरे दिन हमने कहा कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं तुमको। दूसरे दिन हम लोग जुट करके उसको काफी मार दिया, और कई लोग उसके मित्र भी घायल हो गए। वहीं पे एक बीबीगंज मार्केट। आज उनसे बातचीत होती नहीं? नहीं, वो बातचीत तो नहीं होती है। वो भी अध्यापक हो गया है। एक बार ट्रेन में मुझे मिल गया था वो, तो जो है मैंने ही उससे पहल की कि ये पुरानी बातें हैं, भूल जाओ इस चीज को। अब हम इलाहाबाद हैं, तुम यहाँ पे अध्यापक हो गए हो।
तो वो जो है बचपन की लड़ाई थी, इंटर कॉलेज में बचपना था। तो उस समय जो है वो लोग FIR कराना चाहते थे, दबाव दे रहे थे मेरे ऊपर, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, अध्यापक तो आप भी थे? मैं अध्यापक तो बाद में बना, इसकी कहानी बाद में बताता हूँ। फिर जो प्रिंसिपल साहब ने समझौता कराया, मेरे घर आए प्रिंसिपल साहब और बड़े बाबू विश्वनाथ इंटर कॉलेज के, और मेरे पिताजी से कहे कि लड़का बड़ी उदंता कर रहा, बदमाशी कर रहा। मैं पिक्चर बहुत देखता था। हाँ, मेरी पिक्चर की शुरुआत दिल पिक्चर एक आई थी आमिर खान की, मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए, वहीं से शुरू हुई। हाँ, तो उस मेरी चंद्रलोक टाकिज में इलाहाबाद में जब एडमिशन कराए तो वहीं पे ये दिल पिक्चर मैं देखा था, वहीं से पिक्चर की मुझे लत लग गई। अच्छा, इस गाने से आया कि ऐसा उस समय कोई आपके गाने से जिसके बगैर आपको भी नींद नहीं आती थी? नहीं, नींद की बात नहीं है। बात यह है कि वो दरअसल में उम्र था किशोरावस्था, तो हर आदमी किशोरावस्था में जानते हैं कि जिधर ही रुझान होगा उसी ओर चल पड़ता है। तो मुझे पिक्चर देखने की वहीं से लत लग गई। इसके बाद मैं चला आया, जब वहां पे मेरी तबीयत खराब हुई, जब घर में चला आया तो पिताजी कहे कि ये पढ़ेगा नहीं। फिर मेरा कलान में एडमिशन हुआ। तो मैं वहां पे जब ये लड़ाई हो गई मेरी, तो मेरी पढ़ाई कुछ बाधित हो गई और पिताजी मुझे मार दिए। मैं घर गया तो लाठी लेके दौड़ा लिए भाई साहब कि ये जो है रंगबाजी कर रहा, गुंडई कर रहा। और मेरा ग्रुप बड़ा हो गया, लगभग 30-40 लोगों का मेरा ग्रुप था उस समय। तो उसमें कुछ ऐसे भी लड़के थे जो काफी बदमाश टाइप के थे। तो इसी तरीके से जिंदगी चलती रही और पिक्चर मैं देखता रहा। तो पिताजी एक दिन मार दिए मुझे, गाली दिए रात में। मैं भाग गया बनारस, एक मेरा मित्र रहता था। तो साल भर लगभग 8 महीने बीते थे। तो पिताजी कहे भाई साहब से कि जाओ उसको लिवा के आओ, वो जो है बदमाशी कर रहा वहां भी बनारस में जाके। तो गए भाई साहब और लगे रोने, आंसू गिराने लगे। कहे कि चलो तुम घर, मैं माँ बाप का अकेला लड़का हूँ, 3 बहनें हैं मेरी, 2 बहनें बड़ी हैं, एक छोटी है। तो मैं आया, फिर से नाम लिखा है मेरा, और मैं जो है अच्छे अंकों के साथ पास हुआ। इसके बाद फिर जो है मुझे इलाहाबाद, मैं पुलिस की भर्ती देखने लगा। मैं 16 भर्ती देखा हूँ पुलिस, PSC और मिलिट्री की, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैं नौकरी नहीं पाया। मेरे घर में सारे लोग नौकरी पा गए। कहाँ दिक्कत? दौड़ इंटरव्यू में जाके छड़ता था। तो सीतापुर में पढ़ने में तो आप ठीक ठाक थे? हाँ, पास होते थे, रिटर्न पास होते थे, लेख भी अच्छा लिखते थे। तो सीतापुर में भर्ती चल रही थी PSC की, और PSC की भर्ती थी RS ढिल्लन वहां पर। थोड़ा सा किशोरावस्था में फिर से आते हैं। फिल्म आपको देखने का शौक था, तो और पिक्चर देखने जाते थे। तो पिक्चर देखने में टिकट को लेकर के मारपीट भी होती थी। जो है गाना आपको पसंद था, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। किसी से उस किशोरावस्था में किसी से नहीं, माधुरी दीक्षित का डांस ही ऐसा था उस समय। तो आपके जीवन में कोई माधुरी दीक्षित थी जिससे प्यार वार हुआ था? नहीं, प्यार तो नहीं हुआ। प्यार की ललक रही, लेकिन प्यार तो नहीं हुआ। परवान नहीं चढ़ पाया कभी। हाँ, जीवन में। और एक बार पिक्चर देखने गए, एक लड़का हमारे गांव का है, वो कभी पिक्चर देखा नहीं था, अशोक यादव नाम का था। तो वो जो है उसको पता नहीं थी कि बाथरूम किधर है। हम लोग बालकनी में पिक्चर देख रहे थे, तो वो देखा कि एक मुक्का है, ऐसे चहरदीवारी बनी हुई थी, तो उसी मुक्के से पेशाब करने लगा। और जब वो पेशाब करने लगा तो नीचे कुछ मुसलमान लड़के खड़े थे, खेतासराय के, शाहगंज में पिक्चर देख रहे थे, लक्ष्मी टाकीज थी। तो पेशाब उनके ऊपर जो है गिरा छिट्टा, वो लोग दौड़ के आए, उसको घेर लिए, कहे कि बताओ तुम पेशाब कर दिए, मतलब मारने की कोशिश की। वो भाग करके आया, हम लोग बैठे थे 4-5 लोग। तो इसके बाद जो है वो हम लोग भी जो है दौड़ा लिए, मारपीट हुई। तो हमने कहा हुआ क्या था? कहा मुझे पता नहीं था बाथरूम किधर, मैं इस पेशाब कर दिया, उनके ऊपर गिर गया, मुझे घेर लिए। तो वहां पे काफी मारपीट हुई। इसके बाद एक बस, हम लोग जिस बस से जाते थे, तो बस में कंडक्टर जब पैसा वैसा मांगता था, तो हम लोगों का पैसा रहता नहीं था। उस समय बालकनी का 5 रुपए था और नीचे का जो था वो 3 रुपए था। तो हम लोग बालकनी देखते थे। तो कंडक्टर जो है हमारे पिताजी का परिचित था। जब हम पिक्चर देखने जाते थे तो जरूर बता देता था जाके पिताजी से, हाँ, कि आज पिक्चर देखने गया, आपका लड़का कलान से बैठा है। तो कभी उसको नहीं ठीक किए कंडक्टर को? हाँ, उसको भी हम लोग ठीक किए ना, ढंग से ठीक किया गया उसको। फिर शिकायत नहीं किया। वो रिश्तेदारी में ही पड़ता था, बस चलती थी वहां से अखंड नगर से जो है शाहगंज तक की। तो एक बार पिताजी, हम लोग पिक्चर देखने गए तो पिताजी गेट पे आ गए, और हम देखे जब पिक्चर देख के निकल रहे थे तो पिताजी खड़े हैं हमारे
जो है 2-3 लोगों के लिए, तो 2 गेट था। मैं एक जो जहां पे बैक में एक चहारदीवारी थी, मैं चहारदीवारी से कूद करके बैक से निकल गया और पिताजी देखते रहे। घर आए, कहे कि तुम आज पिक्चर देखने फिर गए थे? हमने कहा नहीं तो। कहा नहीं तुम गए थे, वो बता रहे थे दान बहादुर कंडक्टर हमको। हमने कहा मैं नहीं गया था, उनसे पूछ लीजिए। तो जब सामने पूछने लगे तो दान बहादुर डर के मारे कहे नहीं आज पिक्चर देखने नहीं गया था। जो है कहा अच्छा किसी दिन तो पकड़ेंगे तो तुमको जरूर हम लोग जो तो है। दान बहादुर जी अभी हैं कि अब? नहीं हैं, अभी हैं जीवित हैं वो, जो है लंबी उम्र जी रहे हैं। और एक हमारे चाचा का लड़का था बबलू, उसको भी लत लग गई पिक्चर देखने। तो हम लोग ट्यूबवेल पर जब पानी चलता था खेत में, तो हम लोग जो है लुंगी पहनते थे, लुंगी। तो लुंगी जब पहनते थे तो उसी के नीचे पैंट को ऐसे बांध लेते थे, लुंगी ऊपर से पहन लेते थे और टी शर्ट या शर्ट पहन लेते थे। तो ट्यूबवेल चलता रहता था और 12 से 3 का शो मार करके गर्मी में हम लोग आ जाते थे, फिर ट्यूबवेल पर सो जाते थे। तो इस तरीके से हम लोगों को चलता रहा रूटीन जो है। इसके बाद मैं इलाहाबाद आया, बनारस के बाद फिर जब भाई साहब गए तो इलाहाबाद आकर के फिर जो है मैं एडमिशन कराया। नहीं, पुलिस की भर्ती देखने गया था। एक मेरा मित्र आया था भीमसेन यादव, इस समय एसआई दरोगा है। तो वो आया मेरे घर, तो कहा कि इसको मेरे साथ करिए, ये पढ़ेगा नहीं, मेरे साथ जाएगा तो पढ़ेगा। वो ले गया तो हम लोग कंपनी बाग में 3 किलोमीटर दौड़ते थे, 6 किलोमीटर 2 राउंड मारते थे और अमरूद खाते थे। तो वो थोड़ा पैसे से मजबूत था, तो लाता था बादाम पिस्ता उस्ता पीस करके, दूध पीते थे, अमरूद खाते थे, सेब खाते थे और खाना बड़ा बढ़िया बनाता था भीमसेन हमारा मित्र। तो उसका जो है 1 साल नहीं हुआ रहा होगा, 5-6 महीने हम रहे होंगे, तो उसका पुलिस में भर्ती हो गया एसआई में, तो चला गया। लेकिन वो हमारा एडमिशन जो है विश्वविद्यालय में करा दिया, कहा कि अब तुम पढ़ो। फिर मैं वहां से पढ़ाई की शुरुआत, वहां भी पढ़ने में मन नहीं लगता था अकेले। तो एक राजनाथ यादव हैं, मेरे बुआ के लड़के लगते हैं गांव के, वो एसीओ हो गए और एक लड़का चलो उनका भाई था वो एयरफोर्स में हो गया, एक टीचर हो गया। तो उनके साथ जो है मैं आता था तो बदमाशी करता ही रहता था, कुछ न कुछ छेड़ देता था। तो लोग पढ़ते थे तो बिगड़ जाते थे मेरे ऊपर। नहीं, उनको मतलब पढ़ते लिखने में डिस्टर्ब होने लगता था, मैं कुछ बोल देता था। कहते थे कि तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो, बिला वजह बदमाशी करते हो, डांटते थे बड़े, तो मैं बोलता भी नहीं था और खा के सोता था। जब बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा आई तो मुझे 15 दिन बचा था परीक्षा की, तो मुझे डांटने लगे कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पास कैसे होगे विश्वविद्यालय में, बताओ 95 में बीए फर्स्ट ईयर में था, बताओ तुम जो है पास कैसे होगे, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी है, घर वाले रोज पूछेंगे तो क्या होगा। हमने कहा क्या होगा, पास होंगे, अच्छे अंकों से पास होंगे। एक दिन वो अशोक धम्म पे पीसीएस की परीक्षा दे रहे थे, अशोक धम्म पे पढ़ रहे थे और बार बार वही एक रटते थे कि बड़े से बड़ा आदमी एक दिन जो है संघर्ष के बल पर महान बनता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही सब वही टहलते थे और रटते थे। और हम सोए हुए थे, हम सुनते सुनते हमको याद हो गया। हम कहे क्या आप यही बार बार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किए हैं, बड़े से बड़ा आदमी एक दिन महान बनता हो, उसके पीछे संघर्ष होता है, महान बनने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, सफलता के लिए जो है कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो हमने कहा बार बार, ये तो हमरे पूरा याद हो गए। कहा हाँ सुनाओ, हमको याद हो गया। तो मैंने सुना दिया उनको पूरा। तब वो बड़ा भौचक हुए, करे ये तो हम रट रहे हैं 12-15 बार से 100 बार 10 बार लिख रहे हैं, इसके बाद भी नहीं याद हो रहा है। और ये सुन करके हमको सुना दिया पूरा। वो जो है मेंस में जो है लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहते थे। तो इसके बाद कहे कि यार पढ़ो तुम। तो हमको बगल में उन्होंने कमरा दिलवा दिया और मैं दिन में घूमता था। अच्छा, ये होता है ना कि जो खेलने और उसमें ज्यादा तेज होते हैं लड़के, जैसे फिल्म देखने में, पिक्चर देखने में, खेलने में, तो उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 1-2 बार जो पढ़ लेते हैं वो याद हो जाता है। हाँ, मेरी मेमोरी जो है तेज थी याद करने की। मैं कभी कोई क्वेश्चन जो है लिख करके नहीं पढ़ा, 3 बार 4 बार पढ़ लिया तो उसको मैं लिख डालता था। जो है मेरी मेमोरी जो है हमेशा से तेज थी, जो है कमजोर नहीं था। मेरे साथ भी होता था। तो ये मैं बीए फर्स्ट ईयर के जब परीक्षा देने लगे तो वो कहते थे कि दिनों में तुम पढ़ते नहीं हो, कहाँ रहते हो, घूमते रहते हो। वहां भी मेरा ग्रुप। अब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया। तो ये एक किसान का बेटा आजमगढ़ से निकला, सुल्तानपुर से आया, इलाहाबाद आ गया। तो फिर ये जबकि परिवार के लोगों का इतना, पिताजी भी, पिताजी तो गुस्से में पैसे नहीं दे रहे थे। तो वो तो मेरा मित्र भीमसेन ले गया था, वो पैसा दे रहा था, सिपाही हो गया। तो
पिता जब फर्स्ट ईयर में मैं परीक्षा दिया तो इसके बाद मैं पाया 67% नंबर। जब रिजल्ट देखने वो जो पीसीएस तैयारी कर रहे थे राजनाथ जी, कहें तुम फेल हो जाओगे, विश्वविद्यालय में 50% के ऊपर कोई नंबर ही नहीं पाता है, 95 की बता रहा हूं आपको। वहां पर प्रोफेसर के ही लड़के लड़कियां टॉप करते थे। तो मैं फर्स्ट ईयर के जब परीक्षा दिया तो मेरा जो है वो रिजल्ट देखने गए तो देखे कि मैं फर्स्ट क्लास पास हूँ, फर्स्ट लिखा हुआ था। तो मैं घर चला गया था। तो कहे कि तुम तो यार बड़ा अच्छा नंबर पाए हो, फर्स्ट क्लास पास हो। तो वही मेरी मार्कशीट लाए तो देखे 67% नंबर, और वो पाते थे 52% नंबर, इतना पढ़ते थे। तो वो कहे कि बताओ इतना कम पढ़ता था और 67% नंबर पाया, तब नकल नहीं होती थी यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो मैं फिर मेरा पढ़ाई में मन लग गया। मैं 3 साल खूब झूम के पढ़ा और मैं जो है अच्छे अंकों के साथ फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी में पास हुआ और एमए में प्राचीन इतिहास में मैं एडमिशन लिया। इसके बाद एक डॉक्टर सिंगायन जी केपी उसी में रहते थे, तो हमारे जो राजनाथ भाई थे उनका पिताजी जब पैसा नहीं देते थे पढ़ाई के समय, आप इलाहाबाद में थे, तो फिर ये छात्र संघ चुनाव लड़ने का आपके मन में कहाँ से आ गया? बताता हूँ। जब फर्स्ट ईयर पास हो गया अच्छे अंकों के साथ तो भाई साहब समझाए कि अब पढ़ रहा है उसको पैसा दीजिए। तो हमारे एक भाई साहब थे, वो चाचा के लड़के पीएससी में हो गए, एक भतीजा था वो फायर सर्विस में हो गया, भाई साहब बड़े बाबू मास्टर थे ही। तो पैसा फिर हमारे पास 1000 रुपया आने लगा सेकेंड ईयर में। तो मैं पढ़ने लगा। जब एमए में मेरा प्राचीन इतिहास में एडमिशन हुआ तो मैं जो है डॉक्टर सिन्हायन जी केपी उसी में रहते थे, तो हम राजनाथ भाई के साथ गए उनसे मिलने। तो देखे नेताजी वहां पे, नेता जब खड़े होते थे तो बड़ा जलवा है इनका जो है, और कैंपस में बड़ा सम्मान है नेताओं का, छात्र नेताओं का। तो मैं 2-3 दिन उनके साथ, चुनाव चल रहा था, प्रचार किया जो है खूब 98 में, सन 1998 में अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो मैं उनके साथ गया, खूब नारा लगाता था उनके साथ। तो एक दिन हमारे जो पार्टनर थे नरेंद्र यादव, टीचर हो गए हैं, वो सब्जी की दुकान पे, मैं 8-10 लोगों के साथ खड़ा था। कहें जाते हो रोज नारा लगाने उनका, कहे नहीं खुद ही चुनाव लड़ जाते। तो हमने कहा मेरे पास यार पैसा नहीं, लड़ूंगा कैसे। तो कहे कि चलो हम लोग जो है 500-500 रुपये चंदा देते हैं, लड़ो चुनाव जो है। तो मैं उपमंत्री का चुनाव लड़ा 98 में। और 98 में जब उपमंत्री का चुनाव लड़ा तो जिस मोहल्ले में रहता था एलनगंज, तो हमारे मकान मालिक जो है वो कहे चलो ये नेता बन रहे हैं, अब इनका किराया वगैरह नहीं हम देंगे, किराया माफ। हाँ, किराया माफ कर दिया उन्होंने। अब वहीं से नेता में बनना शुरू हुआ, मेरे राजनीतिक सफर वहीं से शुरू हुआ। तो वहीं मोहल्ले में एक अभिषेक शुक्ला था, उपमंत्री का चुनाव लड़ रहा था। तो वो जो है जबरदस्ती करने लगा कि आप चुनाव न लड़िए, समझौता कर लीजिए, हमको लड़ाइए, पिछली बार आपको लड़ाएंगे। और वो जो है कुछ हमारे साथ बदतमीजी करने लगा। तो जो हमारे गांव के लोग गए थे वो पिताजी को बताए कि जो है यहाँ पर बड़ी गुंडई होती है, लफंगई होती है, वो चुनाव लड़ रहा, कहीं कोई घटना घट जाए। तो मैं अकेला था माँ बाप का, तो डांटे। उनको बड़ा जो है कष्ट हुआ कि अभी फिर जो है लाइन बदल दिया, अब पढ़ाई नहीं करेगा। तो मैं चुनाव लेकिन लड़ा, 778 वोट पा करके मैं चुनाव हार गया, वो अभिषेक शुक्ला जीत गया। तो पिताजी ने, आप अकेले थे? तो माताजी से तो कोई मतलब नहीं था। पिताजी डांटते थे कि तुम ही बिगाड़ी हो, लाडला बनाई हो, अकेला लड़का है। क्योंकि पिताजी जब डांटते थे, खेत में जाते थे, कभी कभी गन्ना वन्ना, हम लोगों के यहाँ गन्ने की खेती होती है, तो टाली पे हम लोग लेकर के करते थे, तो हम बहाना करके भाग जाते थे। डांटते थे तो कहते थे कि आप तो हमेशा उसको डांटते ही रहते हैं, समझाते हैं नहीं, कहाँ वो समझने को तैयार कहाँ है जो है। तो जब चुनाव में लड़ गया 98 में, तो पिताजी कहे कि ये, और नात रिश्तेदार आकर के, बहनों के यहाँ के जीजा उजा सब जो भी लोग रहते थे, वो कहते थे कि लड़का बर्बाद हो गया, फिर लड़कवा गया वहां बर्बाद हो गया, ये मानेगा नहीं। पिताजी नाराज हो गए, कहे कि अब घर आना नहीं है तुमको जो है। और मेरी शादी भी हो गई थी 95 में। शादी कितने साल के थे जब शादी हो गई थी? शादी जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी हो गई थी, बीए में मेरी। तो शादी इसलिए कहे थे, गांव में कहते थे ना कि अगर लड़का बिगड़ जाए तो उसका खूंटा में बांध दे, अपने आप सुधर जाए। तो शादी कर दिए। शादी के बाद मैं जब चुनाव जब लड़ गया 98 में, हाँ 98 में चुनाव लड़ा, तो घर मना कर दिए। तो 98 में चुनाव लड़ने के बाद एक आंदोलन हुआ, सोमनाथ सिंह अध्यक्ष थे और रामवृक्ष उपाध्यक्ष थे, और
एक आंदोलन हुआ पीजी में एडमिशन को लेकर के कि उसमें इंट्रेंस कराया जाया था, और पहले जो है मेरिट पे होता था बीए के, उस समय इंट्रेंस की शुरुआत करने लगे। इसके बाद वहां पे फीस भी बढ़ा दी गई। तो एक आंदोलन हुआ सोमनाथ सिंह के नेतृत्व में, और मानिक चंद्र महामंत्री थे उनके नेतृत्व में। तो सोमनाथ सिंह धरने पे बैठ गए, आमरण अनशन पे। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद चले गए 10-15 लोग जेल में। इसके बाद कमान जो है महामंत्री मानिक चंद पटेल ने संभाला, उनके साथ हम आंदोलन कर रहे थे 98 में। इसके बाद दिसंबर का महीना था, 1 जनवरी को हम लोग गिरफ्तार हो गए यूनियन हॉल से। और उस समय हमको आरएएफ ने और एक अशोक चेत्रा था छात्र ने था, 2 लोगों को बहुत पीटा, 2 लोग बहुत घायल हो गए। तो वहां पे गए जेल में, तो इलाज हुआ, ठीक हुए। लगभग 1 महीना 13 दिन रहे। 14 फरवरी का दिन था जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उसी दिन हम लोग छूट के आए जमानत पे। सोमनाथ सिंह हम लोगों की जमानत कराए। तब उस समय चलता रहा होगा कि वो कौन नेता जिसके ऊपर 2-4 मुकदमा ना हो। हाँ नहीं, तो नेता मुकदमा बनने तो की हो गया वाली आपने वहां से तो लिस्टेड हो गए, मुकदमा हो गया, नेता मतलब लिस्टेड नेता हो गए थे बाप। फिर जनवरी में मैं घर गया, तो पिताजी भाई साहब बैठ के सब कौड़ा ताप रहे थे अलाव। मैं भी गया, बैठ गया। तो पिताजी गुस्से में थे। पता कोई बता दिया था कि जेल से छूटा, पेपर ओपर में निकल गया था, लाज ले जाके दिखा दिया। तो कहे कि कोई ना कोई जरूर बदमाशी लफंगई किया रहा होगा, मारपीट, इसीलिए जेल गया था। तो हम कहे मैं जेल इसलिए नहीं गया था, आंदोलन कर रहे थे फीस वृद्धि का, इंट्रेंस हो रहा था उसका मैं आंदोलन कर रहा था विरोध में, उसमें मैं जेल गया था। मैं बदमाशी मारपीट और लफंगई नहीं किया हूं जो आप बिगड़ रहे हैं। हम कहे हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो। कहा हाँ, हमारे भाई साहब कहा हाँ तू चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल बने जाते हैं। हम कहे हाँ बनने जा रहा हूँ। तो कहा यहाँ घरवा पे आकर के क्या करोगे, जाओ बनो। मैं सुबह झोला उठाया चला आया इलाहाबाद। हम कहे अब मैं जो है विश्वविद्यालय में, शादी हो चुकी थी आपकी? हाँ शादी हो चुकी थी, बताए तो आपसे। मैडम ने नहीं रोका आपको कि कहाँ जा? नहीं, मैडम ने कभी जो है इसका विरोध नहीं किया। राजनीति करने के लिए कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। राजनीति में जब आप शाम को आए, सुबह झोला उठा के चल सुबह उठाए, तो ये बताइए अभी बच्चों की तरह हमको डांट पड़ रही थी, तो किसी की पत्नी को थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। हम झोला उठाए चले आए। तो फिर हमने कसम खाया कि अब घर लौटूंगा तो पदाधिकारी बन के ही लौटूंगा। तो आए, यहाँ पे आए। कितने दिन फिर नहीं गए घर वापस? छात्र संघ का चुनाव बंद हो गया इसी दौरान, और 98 के बाद छात्र संघ का चुनाव बंद। वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ, जो बता रहे हैं 16 तारीख थी, सितंबर था, मुझे याद आ रहा है। वो इलाहाबाद बंदी की घोषणा की गई, जिसमें व्यापारिक संगठन और वकील संगठन और जो है छात्र संघ, कर्मचारी यूनियन, सारे लोगों ने मिलकर के इलाहाबाद बंद का आह्वान किया, और व्यापारियों ने भी बड़ा साथ दिया। और वो बंद बड़ा ऐतिहासिक रहा। उसी में मेरी जो है प्राक्टर से और एक दरोगा से झड़प हो गई। मैं बंद करा रहा था बैंक, और एक दरोगा को मैं जो है खींच करके एक चाटा मार दिया। मुझे जानकारी थी नहीं आंदोलन में, इसे जोश में। तो वो जो है मेरे पीछे पड़ गया गिरफ्तार करने के लिए। और एक इंस्पेक्टर थे उस समय, डीके सिंह, उनसे बताया कि हमको बेइज्जत कर दिए हैं, इनको हम पीटेंगे थाने में बंद करके। तो मैं सोचा कि इसमें बढ़िया है इससे कि गिरफ्तारी करके चला जाऊं जेल, नहीं तो बाहर रहूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी थाने में। तो मैं जब जेल चला गया, तो इसके बाद भी वो मेरे पीछे पड़ा रहता था। एक बार आंदोलन में मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश किया, तो मैं भाग लिया। तो भाग लिया जो है, तो मलेट्री एरिया है इलाहाबाद में बहुत ज्यादा। तो मलेट्री एरिया के आवास में जहाँ परिवार रहते हैं, उधर से भाग रहा था। तो कुछ महिलाएं थी, कहीं क्यों भाग रहे हो बेटा? हमने कहा अरे पुलिस दौड़ाई, आंदोलन चल रहा था। कहा आओ बैठो, तुम देखते हैं कौन सी पुलिस वाला आएगा। तो उन लोगों ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया, फिर चाय वाय पिलाया, तो मैं वहां से निकल के चला आया। एक घटना ऐसी हुई उस दौरान कि जब जेल में हम लोग थे, तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी पहली बार। तो सोमनाथ सिंह तो सीनियर नेता थे, रामवृक्ष थे भी जेल में उस समय हमारे साथ। तो वहां पे रात में भाषण कराते थे सोमनाथ सिंह नए लोगों की, जेल में। हाँ जेल में कहते थे कि जितने नए लोग हैं सब लोग भाषण करेंगे। सब छात्र नेता ही थे? सब छात्र नेता थे, लगभग 29 लोग थे। तो भाषण में करता था, तो उस समय अच्छा करता था। और एक गाना भी मैं रात में, जैसे जेल में मौज मस्ती होती थी, भीड़ थी, तो हम लोग बी ग्रेड में थे ही वहां पे। तो कहते थे कि जिसको जो आता वही सुनाओ, जोक्स है मौज मस्ती के लिए। तो वहां पे खूब जो है हम लोग
मौज मस्ती किए। खाना जो है हम लोगों का अलग से बनता था, पलकी उलकी डाल करके, ठंडी का मौसम था, शरीर भी खूब बन गई जेल में। और गेम खेलते थे वॉलीबॉल, और रस्सा कसी होता था। एक तरफ जो नेता हो जाते थे, एक तरफ जो है अपराधी जो वहां पे बंद थे, खींचा खींची होते थे। लेकिन हम लोग नौजवान थे तो खींच ले आते थे रस्सा कसी में। तो एक बार उसी जेल में वहां पे मुन्ना बजरंगी बंद थे। उस समय उनको गोली लगी थी, मुन्ना बजरंगी, हाँ, जो मार दिए गए। और बबलू श्रीवास्तव जी बंद थे। तो शौक बस नेताओं की एक ललक होती है। रात में सोमनाथ सिंह अब तो है नहीं इस दुनिया में, वो चले गए मिलने, हम लोग भी चले गए उनके साथ मिलने। और वो सुबह मालूम नहीं कैसे सूचना बाहर आ गई, पेपर में छप गया कि वहां के छात्र नेता मुन्ना बजरंगी से मिल रहे हैं और बबलू श्रीवास्तव से। तो हम लोगों के ऊपर थोड़ा कड़ाई करने लगे। वहां के जेल अधीक्षक कहे कि आप लोग इस तरीके से नहीं चलेगा। तो एक दिन मुन्ना बजरंगी का उस समय बहुत ज्यादा अमरूद फल फूल आता था, कपड़ा उपड़ा, तो अकेले था, खाता क्या, तो हम लोगों के लिए भेजवा देता था। फल है, बादाम है, फ्रूट्स जो भी। सोमनाथ सिंह तो वहां पे मुन्ना बजरंगी का व्यवहार कैसा था जब आप लोग गए? मुन्ना बजरंगी का व्यवहार देखिए, वो अपराधी किसी और के लिए रहे होंगे, हम लोग छात्र नेता थे, फाका मस्त था। हम लोगों के लिए क्या थे, मुन्ना बजरंगी मिलते थे, दुआ सलाम होता था। एक बार एक जेलर ने, हम लोग बात कर रहे थे, तो जेलर ने उनको मुन्ना बजरंगी के सामने हम लोगों को हड़काने लगे, कहा चलो हटो वहां से, तुम लोग जो है क्यों वहां पे जा रहे हो। तो मुन्ना बजरंगी ने कहा कि बाहर निकलते हो ना, वो पसीना पसीना हो गए जेलर महोदय। और आए रात में सोमनाथ सिंह के कहे गए समझा दीजिए, नहीं तो कोई खतरा हो जाएगा। तो सोमनाथ सिंह जी मना किए कि कुछ करना नहीं है। तो मान लीजिए वो तो जेल की बात थी। तो जेल में एक शुक्ला लड़का था, तो वो मजाक का पात्र बनता था। अच्छा, तो अंडा और टमाटर की मार होती थी रात में वहां, जो कोई एक दूसरे के ऊपर फेंक देता। ये मुन्ना बजरंगी का आपने कहा, तो जेलर से कैसा व्यवहार था मुन्ना बजरंगी का? देखिए, दुनिया जानती है कि जेलों में क्या होता है। आज आप नहीं देख रहे हैं, कहते हैं जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ, पैसे से सब सुख सुविधा लेते थे जेलों में। जो ये अतीक अहमद भी बंद थे उस समय। ये भौकाल होती थी कि मुन्ना बजरंगी है जेल के अंदर? अरे भाई, भौकाल तो था ही मुन्ना बजरंगी का। उस समय अतीक अहमद भी बंद थे, बबलू श्रीवास्तव से मिल लिए हम लोग, सारे छात्र नेता उस दौरान। लेकिन कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम लोगों को बबलू श्रीवास्तव बनना। किताब तो वहीं से बबलू श्रीवास्तव लिख रहे थे जो उन्होंने। अच्छा, कौन कौन मिलने आता था इन लोगों से? ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी आते थे सफेद पोश, तो उसको पैसा खूब दे के जाते थे, खाने पीने का सामान खूब दे के जाते थे जेल के अंदर, कपड़ा लत्ता। और हम लोगों को भी कपड़ा उपड़ा, ट्रैक सूट वगैरह मंगा दिया था। ये बात नहीं, मुन्ना बजरंगी ने। हाँ, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोगों से दोस्ती बस जेल तक थी, इसके बाद हम लोगों को कोई दोस्ती नहीं। मुख्तार से, अतीक से भी मुलाकात हुई थी आपकी? अतीक तो भाई वहां का भाईजान था उस समय, नैनी जेल का। कौन लोग नहीं उससे सुविधा लेते थे इलाहाबाद में। हाँ, सारे लोग सुविधा लेते थे जो है। अच्छा, ठाट बाट से लुंगी पहन के सफेद बैठ के, एक चबूतरा था वहीं पे आके बैठ जाता था, पूरा दरबार लगाता था जेल में पूरे उसमें। तो जेल में कैसी सुविधा थी वहां अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, इन सब के लिए? देखिए, पैसे से सब सुविधा लेते थे जेल के अंदर। जेल के अंदर जो है, क्या नहीं जेल में मिलता है। हम लोग देखे, छात्र नेता थे, क्या नहीं। आपके पास पैसा हो, जो गांजा 30 रुपए में पुड़िया मिलेगी, वहां 200 लेंगे। सब मिलता है। क्या क्या मिलता है वहां पे जेल में? हम कह रहे पैसे से एक पारिवारिक जो संबंध होता वो नहीं बना सकते हैं, बाकी सब सुविधा लेते हैं। महिला नहीं बुला सकते हैं जेल में? हाँ, बाकी सारी सुविधाएं, बाकी सारी सुविधा लेते थे। नशा वशा जो होता सब लेते थे, व्यवस्था हो जाती थी लोगों के लिए। पहुंचता कैसे वहां? तो जूतों तक के नीचे, जराब तक तो चेक करके भेजते हैं जेल के अंदर मिलने वाले। अरे ईसा पीर न मुसाफिर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। माई न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया देते थे तो वही जो वहां के पक्के हैं, पियर पहनते हैं, जो आजीवन कारावास जिनको है, वही छुपा उपा के लाते थे, अपना देते थे जो है उन लोगों को। सबकी वहां सारी व्यवस्था होती थी? हाँ, सब व्यवस्था होती थी जेल में। गांजा, शराब, जिसको जो चाहिए सब। अरे आज भी नहीं देख रहे हैं, जो सत्ता में हैं उनकी सुविधाएं नहीं हो जा रही हैं। अरे जेल में मर्डर हो गया मुन्ना बजरंगी का, जाकर के मार दिया
जो है जेलों में हत्या हो जा रही है। अभी तिहाड़ जेल में देखिए 2 गैंग भिड़ गए, उसको जो है चम्मच का बना करके जो है गोद गोद के मार डाले। जो है जेलों से साम्राज्य चलाते हैं, आज भी चला रहे हैं लोग। अच्छा, जो और कैदी बंद होते थे उनके लिए भी मुन्ना बजरंगी और अतीक अहमद ये सब जेल में व्यवस्था करवाते थे? ना, जैसा ऐसा नहीं है। खुद जिनसे संबंध रहा होगा उनके लिए करवाते रहे होंगे, ऐसा नहीं था। जो है हाँ, यह है कि छात्र नेता कोई अपराधी तो थे नहीं, वो आंदोलन के तहत गए थे। तो एक जो है मानवीय स्वभाव होता, लगाव रखते थे कि खाने पीने की चीजें उन लोगों के पास आती थी तो लोग खिला पिला देते थे। भाई व्यवस्था कोई दिक्कत होती थी तो बता देते थे, तो करा जाते थे। अतीक अहमद और मुन्ना बजरंगी ये लगभग सब जानते हैं। एक नाम आपने 2-3 बार लिया, बबलू श्रीवास्तव। तमाम लोग नहीं जानते होंगे, ये बबलू श्रीवास्तव कौन है? बबलू श्रीवास्तव भी तो डॉन है भैया। अरे बबलू श्रीवास्तव तो बड़ा नाम था उस समय, आज भी है। और लेकिन पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञान, किताबें ये वही बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव में गंभीरता थी। जेल से कोई किताब भी लिखी है बबलू श्रीवास्तव? हाँ, जेल से उन्होंने किताब लिखी है। जो है किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कहाँ से है वो बबलू श्रीवास्तव? मुझे लगता है सीतापुर के रहने वाले थे क्या। हाँ। कैसा डॉन थे वो? अब डॉन किसी भी क्षेत्र में, आज तो बाहुबली बता दिया जा रहा लोगों को। मीडिया है, किसी को डॉन बना दे, किसी को बाहुबली बना दे, किसी को माफिया बना दे। कुछ रहे होंगे उनके समस्याएं जिससे इस दुनिया में उतरे। लेकिन देखिए, हर आदमी के दिल में कोने में वो अपराधी नहीं बनना चाहता। कुछ मजबूरियां होती इंसान की, कहीं कहीं पटीदारी मामला, कहीं जमीन जायदाद का मामला, कहीं इज्जत का मामला, कहीं सम्मान का मामला, कहीं स्वाभिमान का मामला आ जाता है तो आदमी अपराध की दुनिया में उतर जाता है। हर आदमी, अब तो कुछ लोग देखी देखा शौकिया अपराधी बनने लगे हैं, लेकिन पहले जो है अपराधी जो होते थे वो कभी, देखिए जैसे जाति वर्चस्व की लड़ाई हो सम्मान की, जैसे ददुआ अपराधी था तो जाति वर्चस्व में था अपराधी। जो है अब जैसे फूलन देवी थी, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, अन्याय हुआ। थाने से लेकर के समाज में लोगों ने उनको जो कितना ताना मारा, उलाहना दिया और किस तरीके से उन्होंने बदला लिया। तो ये जब किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा तो धीरे धीरे वो मजबूत हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए कि भट्ठे पे काम करने वाली जो रांची से आते थे ये आदिवासी दलित लोग, कंधा सबका जो है मजबूत होता, लेकिन इतना मजबूत नहीं होता कि वो इतना भार लाद दिया जा सहन कर सके। लेकिन धीरे धीरे इस पर जो है रखते रखते, ईंटा ढोते ढोते आप देखेंगे घट्टा पड़ जाता है। उसी तरीके से कोई आदमी जब अपराध की दुनिया में उतरा है तो उसके लिए उसको बहुत प्रताड़ित किया गया होगा, अत्याचार किया गया होगा, उसको मजबूर किया गया होगा, तब जो है अपराध की दुनिया में उतरा बदले की भावना से। ददुआ से कभी मुलाकात हुई? नहीं, ददुआ से मेरी मुलाकात कभी नहीं। इनका वहाँ की जेल में या वहाँ के आसपास जो कोई उधर के क्षेत्र में इनके प्रति लोगों में कैसा व्यवहार या इनकी क्या चर्चा होती है? ददुआ का हम लोग पेपर में पढ़ते थे, बस इतने जानते हैं कि बहुत बड़ा जो है अपराधी है। ददुआ जो है बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन उधर के क्षेत्र के दलितों और पिछड़ों में ददुआ की बड़ा सम्मान था। और बताते हैं कि मनवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था एक विचार है। मनवादी सामंतवादी व्यवस्था, इसको जात से ना देखा जाए। जो इस सोच के लोग थे उनके खिलाफ ददुआ लड़ता था। अच्छा, सम्मान के लिए। तो जब आप जेल से छूटे उसके बाद क्या हुआ? जेल से छूट के आगे? जेल से छूटने के बाद जब आए तो वही तो बताया कि कौन सा सन था ये सन 1999 था। अच्छा, तो 2005 में आप छात्र संघ का चुनाव लड़े। 2000 नहीं, छात्र संघ का चुनाव बंद हो गया 98 के बाद। तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं थे जो है। तो फिर मैं जो है 2003 में 2003 के पहले 2002 में मैं पढ़ना शुरू किया, फिर अपनी पढ़ाई को जो है मैं राव कोचिंग में एडमिशन ले लिया, सिविल की तैयारी करने लगा। और एक आंदोलन चल रहा था छात्र संघ की बहाली का, और वो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे धर्मेंद्र यादव से लेकर के तमाम नेता, जो SFI संगठन था, इंकलाबी धर्मेंद्र यादव सांसद, हाँ, और ये आयशा थी, समाजवादी छात्र सभा थी, सामाजिक न्याय मोर्चा था उसमें, यानी ABVP भी
सब लोग मिलकर के, जितने छात्र नेता थे, एक मीटिंग हुई। मीटिंग में एक कमेटी बनाई गई, समिति बना, और समिति बना के आंदोलन की शुरुआत हुआ कि छात्र संघ बहाली की लड़ाई लड़ी जाए। और बसपा की सरकार थी और बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार, तो ये लोग छात्र संघ को बंद कर दिए थे। तो वो आंदोलन शुरू हुआ और हम लोग डेलीगेशियों में जाकर के, लाजों में जाकर के गोलबंदी कर रहे थे कि एक जो है माप जुटाया जाए छात्रों का और छात्र संघ बहाल हो। क्योंकि छात्र संघ जो है छात्रों के लिए और छात्र नेताओं के लिए, छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए एक छात्र संघ ही मंच था कि जब क्लास न चल रहे हों तो छात्र संघ के नेता के पास ही विद्यार्थी जाते थे। तो छात्र संघों के बंद कर दिया गया और विश्वविद्यालयों को भी लूट का अड्डा बनाने की साजिश थी। वहां पे पैसे आते थे कि वहां के प्रोफेसर भी जो है इसमें लिप्त थे, जो है कि पैसे का बंदरबाट करते थे पद पे बने रहने के लिए, प्रॉक्टर बनने के लिए, डीएसडब्ल्यू बनने के लिए। सब लड़ते रहते थे आपस में और वहां भी गुट बनाए हुए थे प्रोफेसर। तो उसमें भी कुछ छात्रों को बांट। अच्छा, जब आप ये फिर सरकार बदली, नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हो गए, छात्र संघ की बहाली हो गई, उसके बाद 5 में फिर चुनाव होता है और आप 5 में नहीं, आंदोलन चल रहा था। नेताजी कहे कि 28 अगस्त को, 29 अगस्त को जब हम लोगों की पूरी मीटिंग तय हो गया, हम लोग जो है छात्रों के बीच में हम लोगों का माहौल बन गया और विद्यार्थियों के बीच में, तो नेताजी लखनऊ से संदेशा भिजवाए धर्मेंद्र जी से कि 29 तारीख को छात्र संघ भवन पर मैं आऊंगा और संबोधन करूंगा, छात्र संघ बहाली के आंदोलन को, लड़ाई की धार को मजबूत करूंगा और छात्र संघ को बहाल कराऊंगा। संजोग ऐसा था कि 28 तारीख को मायावती जी की सरकार गिर जाती है, 28 अगस्त को, और 29 अगस्त को नेताजी शपथ लेते हैं लखनऊ से। और जब सरकार गिर जाती है उसी समय पूरा प्रशासन लग जाता है नेताजी के मंच को सजाने में। नेताजी ने वहां सूचना भेजवा दिया डीएम को कि हम यूनियन हॉल पे आएंगे शपथ लेने के बाद। और नेताजी सबसे पहले यूनियन हॉल पर 29 अगस्त को यहां शपथ लेते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए। और 29 अगस्त को ही शपथ लेने के बाद उनका हेलीकॉप्टर उड़ के आता है पुलिस लाइन में और आते हैं छात्र संघ भवन की प्राचीर पे अपना भाषण करते हैं। उस समय में जो है नया नया वही उभर रहा था और दरोगा भर्ती एक रुकी हुई थी। दरोगा भर्ती का आंदोलन भी चल रहा था उस समय, उसका नेतृत्व मैं कर रहा था। तो नेताजी भाषण कर रहे थे उस समय। तो भाषण करते हुए नेताजी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने, और छात्र संघों को, छात्र नेताओं को तो नेताजी का जो है एहसान मंद होना चाहिए, मुरीद होना चाहिए। अगर छात्र नेताओं को और छात्र संघों का अगर सम्मान किसी ने किया है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, तो नेताजी ने किया है, मुलायम सिंह जी ने किया है। और मैं, ठीक है, मैं बहुजन छात्र सभा से अध्यक्ष बना, लेकिन अगर नेताजी छात्र संघ बहाल न करते तो मैं न उपमंत्री बनता 2003 में और न 2005 में अध्यक्ष बनता। उन्होंने छात्र संघ की प्राचीर से बोला कि अगर उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे तो उन महाविद्यालयों के प्राचार्य का, वहां पे जो है उनका वेतन बंद कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय के कुलपति का भी वेतन रोक दिया जाएगा। पहले छात्र संघ चुनाव कराना ही पड़ेगा। तो मैं जो है, नेताजी बोल रहे थे, बीच में यूनियन हॉल के शहीद लाल पन्नघर की मूर्ति के पास खड़ा था। मैं वहां से चिल्ला के कहा कि नेताजी एक और वादा पूरा कर दीजिए आप हम लोगों का। कहे बोलो, वहीं मंच से हमने कहा कि दरोगा भर्ती नेताजी आप बहाल कर दीजिए। और दरोगा के लड़के अपना ज्ञापन ओपन देने गए थे। मैंने आवाज उठाई और नेताजी ने कहा कि जाओ, कल की डेट से दरोगा भी बहाल हो जाएगी, आज से आंदोलन तुम लोग बंद कर देना। उन्होंने एक बात में ही सारी बात को खत्म कर दिया नेताजी ने, और दरोगा की भर्ती हुई और सब लोग दरोगा बन के आए। इसके बाद चुनाव हुआ 2003 में। उसी दरोगा की भर्ती में जो लोग हुए थे सारे लड़के मेरे साथ उपमंत्री के चुनाव में लड़े और मैं 2003 में उपमंत्री का चुनाव भारी बहुमत से जीता। और संग्राम जी उस समय महामंत्री जीते, संजय तिवारी अध्यक्ष जीते, उपाध्यक्ष निर्भय सिंह पटेल जीते, उपमंत्री मैं जीता। और इसके बाद पहले छात्र संघ का जो संविधान था, जो बनाया गया था, उसमें ये था, नेताजी के आप मुरीद थे, नेताजी ने आपकी बात मुरीद इसलिए था कि अगर नेताजी छात्र संघ बहाल न करते तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उपमंत्री न बनता, मैं पदाधिकारी न बनता, जो है इसलिए मुरीद हूं। बावजूद उसके जब आपने चुनाव लड़ा अध्यक्ष का, तो आपने बहुजन छात्र सभा का गठन किया। फिर 2004 में मैं टिकट मांगने गया समाजवादी छात्र सभा से उपमंत्री बनने के बाद। एन झा में धर्मेंद्र यादव जी सांसद जी जो इस समय रहते थे, हमने कहा कि मुझे छात्र सभा से चुनाव लड़ा दीजिए।
जो है तमाम संगठन लड़ रहे हैं। मेरे पास पैसा तो इतना था नहीं, मैं बहुत आर्थिक रूप से मजबूत तो था नहीं, और उस समय जो है सपा की सरकार थी, तो हमने कहा आप लड़ा दीजिए। मैं तो उस समय कुछ लोगों की और मंशा थी कि हम अध्यक्ष भी बन जाए, महामंत्री बन चुके थे। तो मैं जो है 2004 में चुनाव निर्दल वहां गया, तो धर्मेंद्र जी कहे कि देखो लड़ा नहीं पाएंगे, यहाँ पर जो है हमको सामाजिक न्याय साधना पड़ता तभी जीत पाते हैं, हम लड़ाएंगे किसी और को चुनाव, यादव को अध्यक्ष पद पे नहीं लड़ाएंगे, यादव जीत नहीं पाएगा। तो हमने कहा सांसद जी से कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा सांसद जी। फिर किसको लड़ाए? उस समय हेमंत कुमार टुन्नू को लड़ाए चुनाव 2004 में, और टुन्नू चुनाव जो है 2004 में टुन्नू चुनाव जीत गए, और मैं चुनाव 576 वोट पा करके हार गया। मैं चौथे नंबर पर था उस समय। फिर 2005 में मैं तय कर लिया। 2003 में जब मैं उपमंत्री था तो योगेंद्र यादव जी जो इस समय हैं, इनका मैं कार्यक्रम कराया, जनसुराज वाले, मैं उनका कार्यक्रम कराया यूनियन हॉल पे। और जब आए तो उस समय उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि उस समय ये चल रहा था कि अमेरिका जमींदार है, इन्होंने बोला नाटो थानेदार है, और सारे देश को मिल करके ये परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती जो है साम्राज्यवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। इसी को उन्होंने बोला था, बड़ा लेख लिखा था। और उस छात्र संघ यूनियन में वो कार्यक्रम इतना सफल रहा कि यूनियन हॉल के ऊपर छात्र बैठ करके और छात्राएं जो उनको सुनने के लिए आई थी वो बड़ा गदगद हुए। तो जाते हुए ट्रेन में उस समय धर्मेंद्र जी, संग्राम जी, सारे लोग उनसे मिलने गए। इतना सफल कार्यक्रम था। वहाँ पे ट्रेन सियाप करने गए तो संसद जी कहे कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, जो है हम लोग। तो ये योगेंद्र यादव जी बड़े स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिए नहीं हूँ। वो CSDS में उस समय थे, तो चुनाव विश्लेषक तो बहुत अच्छे थे ही, तो उन्होंने मना कर दिया जो है। तो इसके बाद हमसे जाते जाते कान में मेरे उन्होंने फूंका कि तुमको आगे चुनाव लड़ना है तो दलितों के बीच में जरूर काम करना, जो है। तो मैं 2004 में जब मैं वहीं से उपमंत्री था ही, 2004 में मैं दलित हॉस्टलों में जाना, दलित छात्रों से मिलना, दलित छात्रों की समस्याओं पे लड़ना, क्योंकि उस समय जो आई कार्ड बनता था यूनिवर्सिटी में, ये जो गुरु मंत्र था ये आपको वहीं से मिला? हाँ, योगेंद्र यादव जी से। योगेंद्र यादव जी ने एक चीज बताया, और उस समय से मैं दलितों के बीच में रहना शुरू कर दिया। तो उस समय हॉस्टलों में जो आई कार्ड बनाया जाता था प्रॉक्टर ऑफिस से, उसमें जाति लिखी जाती थी। तो हम लोग इसकी लड़ाई शुरू किए कि आई कार्ड से जो जाति है उसको हटाया जाए, इसलिए कि हॉस्टल में जब रैंकिंग होती थी तो जाति के आधार पे दलित पिछड़े छात्रों को मारा पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था उस समय। भाई आप जान रहे हैं वो सोच आज भी विद्यमान है, आप देख रहे हैं। तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़े तो वो जाति सूचक शब्द हटाया गया आई कार्डों से, जो है उस दौरान। और एक लड़ाई और मैं लड़ा 2000, मुझे बताया गया कि ये किसके द्वारा मारा पीटा जाता था, किन लोगों के द्वारा दलित पिछड़े छात्रों को? वहां पर जो मठाधीश थे, हॉस्टलों में कब्जा किए हुए थे, 15-20 साल से रह रहे थे, वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये कमरा छूटे, क्योंकि हॉस्टलों में सुख सुविधाएं मिलती थी। तो भाई गांव से पढ़ने गया BA फर्स्ट ईयर का लड़का दलित है, उसकी सोच वैसे ही जो है मरी हुई आत्मा है, तो लोग डांट करके भगा देते थे, मार पीट करके, और देख लेते थे आई कार्ड, तो रहते थे अपना मनमानी। उस दौर में आपने दलितों की लड़ाई शुरू की? दलितों की लड़ाई उस दौर में मैंने शुरू किया। और जात सूचक जब वहां पर यूं कहा जाए कि स्वर्णवादी जो वहां वर्चस्ववादी और स्वर्णवादी मानसिक चरम पर था, और आपने फिर वहां पर बहुजन छात्र सभा का गठन भी किया? नहीं, गठन उस समय नहीं किया मैं, जो है। फिर जो है मैं विकलांगों की लड़ाई लड़ा। वहां विश्वविद्यालय में 3% कोटा था विकलांगों के एडमिशन में और हॉस्टल में भी। तो एक सिनराय यादव विकलांग है, उसके हाथ कटे हुए थे। मैंने उसको बताया कि देखो ये है, तुम जो है एक गठन किया जाता विकलांग मोर्चा का। तो हम लोग अखिल भारतीय विकलांग मोर्चा का गठन किए और उसको बैठा दिया आमरण अनशन पे। जिद्दी था बहुत सिनराय, हाथ कटे लेकिन पढ़ने में तेज था। इस समय वो भी अध्यापक हो गया है, स्पेशल BEd किया हुआ था, यहीं प्रतापगढ़ में वो पढ़ा रहा है। तो वो बहुत जिद्दी था, बैठ गया आमरण अनशन पे, और हम लोगों ने सपोर्ट किया। तो
फिर जो है कुलपति जो है उस चीज़ को लागू किए, तो एक चीज़ ये रखी गई कि हॉस्टल में भी इनका 3% कोटा है, तो इनको नीचे का कमरा दिया जाए क्योंकि इनको चढ़ने में दिक्कत होगी। तो वो सारी मांग ली गई। तो जब मैं 2004 का चुनाव लड़ा तो विकलांग साथी बड़ा साथ दिए, दलित तो कम साथ दिए, निर्दल में लड़ा चूंकि। तो उस दौरान तो ये लोग सोच रहे थे कि अजीत यादव को हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब मैं 2004 के क्वालिफाइंग स्पीच में गया, मैं अच्छा भाषण करने लगा था जब मुख्यमंत्री जीता था तभी से। और एक रजनीश चौधरी थे, मैं भाषण तब नहीं कर पाता था तो जबरिया मुझको बुलवाते थे। जेल में भी थोड़ा बहुत बोलना सीख गया था, तो डर पहले लगती थी। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग चलते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप जो है 2005 के चुनाव में आ जाते हैं। 2005 का आपने चुनाव लड़ा। हाँ, और आप चुनाव जीत गए। 2005 में जब मैं चुनाव लड़ा तो क्वालिफाइंग स्पीच जो है इतनी चर्चा की विषय रही कि सारे मीडिया वालों ने लिखा कि वाहवाही और ताली अगर किसी ने बटोरा तो अजीत यादव ने लिखा, बहुजन छात्र सभा के प्रत्याशी ने। पूरी मीडिया ने एक हेडलाइन बनाया इस पर जो है। और एक भाषण, मेरे भाषण की जो शुरुआत हुई थी, मैंने क्षेत्रवाद भी वहां पे साधा था कि दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली से चलकर आया मैं अजीत कुमार यादव, प्रयागराज की धरती पर बसे इस शहीद लाल पन्थर को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने शुरू किया। मैंने कहा कि जो है यादों के आईने में अश्क तुम्हारा है, इस बेनाम अजीत को सिर्फ आपका सहारा है। क्योंकि भाई समाजवादी छात्र सभा, नेताजी की सरकार इतनी मजबूत पैसा सब खर्च कर रहे थे, NSY की वही स्थिति थी, मजबूत थी, ABVP को वही थी, ऐसा थी। तो फिर मैं लास्ट में जाते जाते मैंने विश्वविद्यालय के ही उस पर बोला। और जो समाजवादी छात्र सभा से निर्भय सिंह पटेल चुनाव लड़े थे, वो जो है नेताजी का नाम लिए और भाषण इतना चर्चित हुआ कि वहां पर नेताजी का कुछ छात्रों ने, चूंकि उनको तो पसंद नहीं था जो वर्चस्ववादी लोग थे, तो विरोध किया जो है। मैं फिर लास्ट में अपने एक कैफी आजमी की शेर आजमगढ़ को साधने के लिए कैफी आजमी का नाम लेकर के बोला कि हम बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श को चमका के उभारेंगे तुझे, अपनी सहरक का लहू दे के निखारेंगे तुझे, डार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे, राह इमदाद की देखें भले तौर नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं कोई और नहीं। मैंने जैसे बोला एकदम छात्र झूम उठे। वहां पे जो चल रही थी आपस में गुत्थम गुत्था, वो शांत हो गया, सारे लोग साइलेंट होकर के सुनने लगे। इतनी भीड़ थी, अगर उसमें सरसों भी छीड़ देते तो नहीं गिर सकती थी, और इतना बैनर और पोस्टर लगता। इसके बाद लास्ट में जाते जाते हमने एक भाषण दिया कि जो है परिंदा हूं ये फितरत है, मेरा उड़ना नहीं जाता, जमी पर आ तो जाता हूं मगर ठहरा नहीं जाता, बियाबानों के पौधों की तरह है जिंदगी अपनी, हम अपने दम पे बढ़ते हैं, हमें पाला नहीं जाता। तो जिसपे छात्र जो है एकदम, अब मैं उतरा तो DM SSP गेट पे खड़े थे और वहाँ के जो है सुनने वाले छात्र लगे हमारे पीछे हुजूम में आने भाषण दे के। तो DM ने मुझे हाथ मिला के कहा कि बधाई, इस बार के अध्यक्ष आप बनने जा रहे हैं, देख रहे हैं छात्रों का हुजूम। तो मीडिया में भी आ गया, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना बहुजन छात्र सभा से जो है। आप अध्यक्ष बन गए और जब आपने शपथ ली तो उसके बाद अखबारों में तो लिखा, उस दौरान एक घटना घट गई। नहीं, अखबारों ने छापा प्रमुखता से वहां के कि संगीनों के साए में अध्यक्ष पद की शपथ लिया अजीत यादव। क्या था ये मामला कि आपको? ये मामला था कि एक कमलेश यादव थे, डॉक्टर UB यादव आर्थोपेडिक के मतलब हड्डी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका भतीजा चुनाव लड़ा था। और वो चुनाव जब लड़ा तो महामंत्री का चुनाव लड़ा था। जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन, इसके पहले वोटिंग के 2 दिन पहले हाई कोर्ट के एक योग का एक आर्डर आ जाता है कि पोस्टर और होर्डिंग नहीं लगेगी। और चुनाव के पहले, शुरुआत होने के पहले इतनी होर्डिंग और पोस्टिंग लग चुकी थी पूरी शहर में कि जो उसको पाट डाला था छात्र नेताओं ने। तो आर्डर आ गया उसी बीच में, चुनाव के बीच में आर्डर आया। तो पोस्टर हटाने को लेकर के जो है कुछ विवाद हो गया। कमलेश यादव महामंत्री का चुनाव लड़े थे और NSY से लड़े थे जौनपुर के मनोज सिंह। उसी में जिस दिन वोटिंग हुई शाम के समय कुछ समर्थकों में झड़प हुआ था, आपस में समर्थक लड़ गए थे। तो वो मनोज सिंह गए समझौता के लिए, लेकिन वहां पे समर्थक, चूंकि वोटिंग का दिन था, चुनाव चल ही रहा था, नौजवान थे, उग्र थे, मारपीट हो जाती है, उसी में कहीं से गोली चल जाती है। कमलेश
की जो है हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और वहीं से छात्र संघ पहली बार जो है हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ कलंकित हुआ और बदनाम हुआ कि विश्वविद्यालय में भी छात्र नेता की हत्या हो जाती। इसके पहले कभी इस तरीके की घटना नहीं हुई थी। ये छोटा बघाड़ा में घटना हुई थी, जो है लड़ाई हुई थी। उसके बाद तो फिर उसमें मारने का इरादा किसी का नहीं था किसी को, वो समर्थकों की लड़ाई जो है छात्र नेताओं में। लेकिन उसके बाद तो फिर तमाम हर चुनाव में फिर नहीं इलाहाबादी अमरूद फेमस हो गया। ये तो बमबाजी में आम बात था, शौकिया भी लोग बनाते थे, फोड़ते थे आवाज करने के लिए, मौज मस्ती के लिए। इधर पता लगा एनएसयूआई गुट के लोग मार दे रहे हैं, उधर चला कि एबीवीपी के गुट के मार दे रहे हैं। देखिए वहां पे ना हासलों में बम बनता था। वो जो है वहां के जो लोकल लोग रहते थे वो भी तो इन्वॉल्व होते थे, नौजवान छात्र। और उस समय जो है लोकल लोग जो मजबूत लोग थे, जो अपराधी टाइप के थे, वो भी आते थे उसी में मौज मस्ती लेने। तो बना के दे देते रहे होंगे, तो अपना फोड़ देते थे लोग। बहुजन छात्र दल भी बहुजन छात्र सभा ना बहुजन छात्र सभा। इसमें बड़ी घटना यह है कि सुरेंद्र चौधरी जो एमएलसी हैं, ये महामंत्री लड़े थे हमारे साथ, और एक इंद्रजीत सरोज के भतीजे हैं शिव बाबू सरोज, वो उपाध्यक्ष लड़े थे। एक निर्भय नारायण जो है वो मंत्री लड़े थे। एक पासी, एक धोबी, एक चमार, और हम अध्यक्ष यादव लड़े थे जो है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। आप चुनाव जीत गए तो अध्यक्ष हो गए और बहुजन छात्र सभा से हो गए। तो मायावती जी से मुलाकात हुई, मायावती जी ने बुलाया आपको? हाँ, मायावती जी ने सूचना भिजवाया और बधाई भी दिया, और पेपर में छपा कि पहली बार इतिहास में नीला झंडा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना वर्चस्व जमाया। तो मायावती जी ने आपको बुलाया, समय दिया मिलने के लिए? हाँ, दिल्ली बुलवाई हमको। हम लोग गए दिल्ली। तो हमको अकेले बुलाई थी। तो हमारे साथ ये जो लड़े थे सुरेंद्र चौधरी और 2-3 दलित और गए हुए थे। तो मैं अकेले जाने लगा। तो ये लोग कहे कि हमारी देवी हैं बहन जी, हम भी मिलेंगे। तो मैं बहन जी के पास अंदर गया, तो मैंने कहा कि 3 छात्र और आए हैं, दलित हैं, वो भी बहन जी आपका जो है दर्शन करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कहा अच्छा बुला लो। तो पहले लोगों को ये था कि बहन जी जमीन पे बैठाती हैं, ये है वो है। कुर्सी लगी थी, 3 कुर्सी और लगवाई। बहन जी ऐसे सामने बैठी, कहीं हाँ और बताओ। उन्होंने कहा कि और प्रेसिडेंट। आप सामने बैठे? हाँ, लेकिन मैं और प्रेसिडेंट। पानी भी पिलवाया उन्होंने, सम्मान किया। तो हमने कहा बहन जी मैं इसलिए आया हूं। जूता चप्पल उतार के अंदर गए थे? ना पहन के? नहीं, पहन के गया था, कोई रोक नहीं था। लेकिन मायावती जी के बारे में तो कहा जाता है कि अगर उनसे मिलना, हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ इस तरीके की घटना नहीं हुई, तो मैं कैसे कह दूं। नीचे दरी पर बैठे थे? नीचे दरी पर नहीं, कुर्सी लगवाई थी, कहीं आओ प्रेसिडेंट। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है मायावती जी को लेकर कि कोई भी हो तो वो जूता चप्पल उतार के जाएगा, मैं वो दौर नहीं देखा हूं कब की है जो है, तो मैं नहीं कह सकता। मेरा तो सम्मान की थी, और मैंने उनसे भी एक वो किया, बहन जी आया हूं तो मैं चाहता हूं कि आप पहले बहुजन छात्र सभा का हम नीला झंडा फहराया है, मैं चाहता हूं कि छात्र संघ का उद्घाटन आप करें। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगी उद्घाटन, मैं डेट तुमको बता दूंगी। बहन जी तैयार हो गई थी, एग्री हो गई थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं ये बड़े बदमाश होते थे। बहन जी को आकर के भर दिए, और बहुजन छात्र सभा का कार्यालय भी बहन जी ने बनवा दिया था समाजवादी यूथ विंग कार्यालय के बगल, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहते थे। वो विंग के गठन के लिए ही बनाया गया था जो है। तो उस समय बहन जी को इन लोगों ने भर दिया कि ना जाइए, वहां पर विरोध हो जाएगा, बहन जी बदनामी होगी पार्टी की जो है। तो बहन जी ने कहा कि ऐसा है प्रेसिडेंट, हमको बोलते थे प्रेसिडेंट, ऐसा है मैं अपने जिसको कहो भेज देती हूँ, कोऑर्डिनेटर हमारे जो है चले जाएंगे, तुम अपना कार्यक्रम करा लो। तो हमने कहा बहन जी जो आपकी इच्छा। तो वो कार्यक्रम उद्घाटन हुआ, कोऑर्डिनेटर कई सांसद गए जो है। उस समय बस फिर जो है 2007 में 7 यादव सांसद हो गए थे। बहन जी ने समीकरण साधा था, तो 7 यादव आए, हमारा सम्मान किए, पगड़ी पहनाए नीला जो है। फिर इसके बाद हमको बहन जी ने कुंडा से कोई लड़ने को तैयार नहीं था, बहन जी हमको बुलवाई। बहन जी आपको कैसा होता है? बहन जी कैसी नेता है आपको अजीत यादव की नजर से? बहन जी नेता तो है ही हमारी नजर में, हमारे साथ। ये तो चीजें बाद में मैं बताऊंगा
कि बहन जी के कहते हैं कि बहन जी के जो नाक और कान थे वो कोऑर्डिनेटर थे। उनके नीचे के नेता बदमाश है कि बहन जी को गलत बता देते हैं, जाकर के गलत राय दे देते हैं। अगर बहन जी के पास सही बात पहुंच ही नहीं पाती है, इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी 0 पे आ गई थी। एक भी सांसद नहीं है। उस समय 7 यादव सांसद जीते थे, हमारा सम्मान करने गए। जुगुल किशोर जी कोऑर्डिनेटर थे, वो गए तमाम। तो आज वही बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता जो हमारा विरोध करने वाले थे, आज समाजवादी पार्टी में हैं। इस समय साथ में बहन जी ने मुझे कुंडा से टिकट दे दिया, कहा कि जाओ लड़ो। मैं और अजीत यादव जो है सैकड़ों गाड़ियों के साथ, 100 से अधिक गाड़ियों के साथ कुंडा राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने। कुंडा राजा भैया के खिलाफ मैं गया, जुलूस क्या था मामला ये जो गए थे वहां? मैं गया तो जो है उस समय सपा की सरकार थी और इतना फोर्स लगा दी गई मेरे पीछे सुरक्षा के लिए, और पूरी मीडिया मेरे पीछे इलाहाबाद की लगी हुई थी। 3-4 टिकट मिल गया था आपको? हाँ, टिकट मिल गया था, मैं प्रभारी बना दिया गया था बसपा से। तो एक आध मित्र थे दरोगा, हाथ मिला लिए। कितना पैसा दिए थे टिकट का? 1 पैसा नहीं दिया था। बहन जी ने कहा था कि 1 पैसा नहीं लूंगी तुमसे, लेकिन पैसा नहीं दूंगी, मदद नहीं कर पाऊंगी, मेरी पार्टी कमजोर है। हमने कहा बहन जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया है तो मैं गुंडा नहीं, कोई भी गुंडा होगा मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। हाँ, मैंने लेकिन जो मायावती जी के लिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है, आप कह रहे हैं कि उस समय ना आपसे पैसा लिया गया, ना आपके जूते उतरवाए गए, ना आपको नीचे बैठवाया गया, टिकट का भी पैसा नहीं। तो ये नैरेटिव जो सेट किया मायावती जी के खिलाफ अभी बना दिया गया। मेरा टिकट बसपा से इसलिए कटा, ताराचंद के सामने जो है लॉ डिपार्टमेंट है, वहां पे एक अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई थी, और उसी समय चाहे किसी की भी साजिश रही हो, मूर्ति को, अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ देते हैं लोग। और 14 अप्रैल का दिन था और इलाहाबाद में दंगा भड़क जाता है। बहन जी के हाथ से मेरे पास लॉ फैकल्टी में जो लगी हुई है, हाँ, लॉ फैकल्टी में जो आज भी जो है आज भी घेरे हैं, तो वहां पे जो है दंगा भड़क जाता है। वहां के छात्र नौजवान दलित निकल जाते हैं, उसको अपने सम्मान से जोड़ लेते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया लॉ डिपार्टमेंट के, और आंदोलन हो जाता है, दंगा भड़क जाता है। और उसी दिन जो है वहां पे हाई कोर्ट के पास अंबेडकर की मूर्ति के पास बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था, जयंती मना रहे थे। तो जब दंगा सिविल लाइंस में भड़क जाता, तोड़ फोड़ होती है, तमाम आगजनी हो जाती है, तो बहन जी का संदेशा आता है कि प्रेसिडेंट को रोको कि वहां नहीं जाना है। तो मुझे सूचना आई फोन पे, तो मैं जो है कहा कि बहन जी मैं नहीं गया। कहा नहीं, उस दंगे को रोको जा करके तुम। मैं गया रोकने, और ये लोग तब तक पहुंच गए थे हाई कोर्ट, सब छात्र नौजवान तोड़ फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए। इसके बाद जो है वहां गए, वहां के जिलाध्यक्ष, वहां के कोऑर्डिनेटर जो थे, सारे लोग मंच पे बैठे हुए थे। कुछ लोग उदंडता करते हुए वहां के नेताओं को मंच से उतार के नीचे फेंक दिया, माइक को तोड़ दिया। उसी समय मैं गाड़ी से पहुंचा और सारे कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष लोगों ने लिख के दे दिया कि जो है बहन जी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हम लोगों को जो है मंच से गिरा दिया गया, हमारे माइक तोड़ दिए गए, हमको अपमानित किया गया, और आप ऐसे प्रत्याशी आपने उनको कुंडा से बनाया है, मीटिंगों में जो है इस तरीके से आते नहीं। तमाम बहन जी के कानों में भर दिया, और फिर बहन जी ने मुझे पार्टी से जो है का प्रभारी पद से हटा दिया कुंडा के जो है। तो जब आपको कुंडा से प्रभारी बनाया गया, प्रत्याशी बनाया गया आपको, तो ये आपके दिमाग में सपा की सरकार थी, राजा भैया कैबिनेट मंत्री, तो राजा भैया के खिलाफ लड़ने से डरे नहीं कि मैं राजा भैया के खिलाफ कहाँ जाऊंगा चुनाव लड़ने? देखिए, मैं लाल कफन बांध के जो है मैं कहा कि मरना है केवल एक बार, मरना 100 बार नहीं होगा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और मैंने कहा कि कुंडा से गुंडा की गुंडई खत्म कर दूंगा अगर मौका मिला। तो बहन जी का मेरे ऊपर बरदहस्त था। मैं जब गया था मिलने, टिकट दे रही थी मुझे, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ भी कर परेशान करते हैं, तुम्हें कुछ भी दंडित करने का काम करते हैं, और तुम्हारे पीछे अगर लगा करके धमकाने का काम करते हैं, तो एक बार मुझे तुम मैसेज करना और बताना, सरकार बनने दो तो उसे कुत्ते का पट्टा पहन के घुमाऊंगी। बहन जी के बयान थे। ये मायावती जी ने आपसे कहा राजा भैया के लिए? हाँ, किया भी उन्होंने, बहन जी ने किया भी जो है। ये उसी के बाद फिर 2007 में सरकार बनी, और सरकार बनी। हम तो इसके पहले हमको बहन जी 13 दिन पहले मेरा टिकट काट दी। फिर जो है मैं जा करके बीपी सिंह से मिला, राज बब्बर से मिला। तो फिर ये शिव प्रकाश मिश्रा को टिकट कैसे मिल गया? ये हमारे कटने के बाद मिला था। इसके बाद एक पारसनाथ मौर्य थे,
पारसनाथ मौर्य को टिकट दिया गया, पारसनाथ मौर्य डर के नाते गए नहीं। फिर हमको सूचना आई कि आप चुनाव लड़िए, तो ये के गौतम कोऑर्डिनेटर बन गया था। जो है के गौतम जो है बहन जी के कान में उल्टा पुल्टा हमारे बारे में भरता रहता था। इसको प्रतापगढ़ में मीटिंग में जो है लोग, हमारा जब टिकट कटा तो विरोध किए, तो इसको अंडा उंडा से मार दिए थे, टमाटर वमाटर फेंक दिए थे। तो बहन जी के आकर के बता दिया फिर और उल्टा जो हमारे खिलाफ, तो बहन जी गुस्से में हो गई। यदि आपको समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट दे तो कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे आप? समाजवादी पार्टी अगर मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ाना चाहे तो लड़ा दे, मैं कहीं से भी तैयार हूं लड़ने के लिए। कुंडा से भी? हाँ, कुंडा से भी अगर समाजवादी पार्टी देगी मैं चुनाव लड़ूंगा। लड़ लेंगे? हाँ लड़ लेंगे एकदम। मैं नेता हूं जो है, मैं कहने के लिए फकीर नहीं हूं। राजा भैया है वहां। देखिए राजा भैया भी तो इसी लोकतंत्र में जो है नेता बने हैं। अब जो है राजा कोई किसी के गर्भ से नहीं पैदा होता है, जनता के वोट से पैदा होता है। मेरी प्रतापगढ़ में एक मीटिंग थी और प्रतापगढ़ की मीटिंग में मैं लेट पहुंचा और लगभग आधा घंटे। और बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन बहुत जो है महत्वपूर्ण होता है। अनुशासनहीनता करेंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे उस समय। मैं आधा घंटे लेट गया तो वहाँ कोऑर्डिनेटर वगैरह जो भी नेता थे प्रतापगढ़ इलाहाबाद के, मैं प्रभारी था, तो मंच पे लेट गया तो हमको बिगड़ गए। कोऑर्डिनेटर कहे कि तुम इतना लेट क्यों आए? तो मैं अपने भाषण में कहा, एक कहानी में पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पे एक कहानी थी जो है कि एक बार जो है एक शेर जो है सबको खा जा रहा था। तो एक लोमड़ी प्रजाति की लोमड़ी होती है, वो बड़ी चालाक प्रजाति की होती है। तो शेर जब खा जा रहा था तो सब जानवरों ने मिलकर के एक समझौता किया कि ये सबको घायल कर देता, जिसको पाता उसी को काट लेता है शेर। तो उन लोगों ने समझौता कर दिया कि ये बताइए आपको एक दिन आपका पेट भरने के लिए दिया जाएगा क्योंकि आपका यही भोजन है। तो जब लोमड़ी की बारी आई, वो चालाक थी, तो औंटी गौटी मार करके शेर भूखा था, 2 दिनों से गई ही नहीं। मार लगा गुर्राने चिल्लाने की, तुम कहाँ थी बताओ, मुझे भूख लगी है, ये हो। कहे अरे शेर साहब, रास्तवा में एक ठो बबर शेर मिल गया था और वो बबर शेरवा हमको घेर लिया, आने ही नहीं दे रहा था। हम कहे नहीं, हम अपने राजे साहब के पास जाबो नहीं, भोजन करने वाला बना। तो कहे कि कौन है वो बबर शेर? वो तो गुस्से में था। फिर वो जो है कहे कि चलिए दिखाते हैं। तो ले गई एक कुएं के पास, कही कि इसी में आपके डर के मारे राजा साहब इसी में छुप गया है। कहा अच्छा। तो शेर उसमें झांका तो उसमें उसकी परछाई दिखाई दी। तो एक गुर्राया तो वो भी गुर्राया, ये चिल्लाया दहाड़ा तो वो भी दहाड़ा, और जोर से आवाज आई। तो इसके बाद ये गुस्से में कूद गया। तो उसका असर क्या हुआ? तो बहुजन समाज और पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, और जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है, मैं कहने आया हूं, वोट की ताकत वो ताकत होती है जिस दिन इस राजा को कुआं दिखा दोगे वोट की ताकत में। ये जो गर्भ से नहीं राजा पैदा होता, आपकी वोट से ताकत से पैदा होता है, उस दिन अजीत यादव यहाँ का नक्शा बदल देगा। मैंने ये बोला। और इसके बाद वहां पे पुतला जला रहे थे हम लोग, और सीओ वगैरह जो है छीना झपटी हुई, वो न्यूज में काफी आया। तो इसके बाद वहां के सीओ को, वहां के एसओ को समाजवादी पार्टी ने हटा दिया, जो सस्पेंड कर दिया, किसी को लाइन हाजिर कर दिया जो है। ऐसा क्यों? ये घटना जो आपने भाषण दे दिया था? हाँ, कि मतलब इस तरीके से नहीं, हाथ भी मिला लिए थे, परिचित थे हमसे सीओ साहब और दरोगा जी, हम अध्यक्ष थे ही उस समय जो है। नेताजी आपको पसंद नहीं करते थे? नेताजी पसंद काहे नहीं करते थे, लेकिन हम देखिए भाई, हम बहुजन समाज पार्टी में थे, हम समाजवादी पार्टी में थे नहीं। हमको नेताजी के विचार से कोई असहमति थोड़ी थी। वो अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स करते थे, हम बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स करते थे। ये मायावती जी राजा भैया से इतना खुन्नस क्यों खाई थी? उन्होंने पूरा उनके साम्राज्य को ही बुखार पे ने पोटा तक लगा दिया। पोटा तो नेताजी हटा दिए। नहीं है आज क्या स्थिति बनी हुई है देख लीजिए। मायावती जी इतना खुन्नस क्यों खाई थी, क्या मामला था? देखिए, मायावती जी को ये लगता था कि ये वर्चस्ववादी और सामंतवादी सोच के लोग जो लोकतंत्र में जो है राजतंत्र के रूप में चला रहे हैं लोकतंत्र में, इनको जब तक जो है भाई कुछ कब्जा करा लेना लोगों को,
गुंडई करना, धमकाना, ये सब चलती थी, तो मायावती जी को ये पसंद नहीं था। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उस दौर में देखेंगे तो मायावती जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर किसी के नहीं था। हाँ, इसको तो मानना पड़ेगा। जितने अपराधी माफिया थे जो आज जो है ये कुकुर मुत्ते की तरह जो है निकल आए हैं, जो सीना तान के चल रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, चौराहे पे कोई जो है जाति वर्चस्व के लिए, मायावती जी के समय में एक भी गुंडा नहीं था, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया था। और योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में गुंडे छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन उनके समाज के गुंडे आज किस तरीके से लोगों को मार पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पे मार रहे हैं जो है। मायावती की आप मतलब मायावती की तारीफ नहीं, जो काम मायावती ने किया है अच्छा, उसकी तारीफ करना पड़ेगा। हर सरकारें अच्छा काम करती हैं, नेताजी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। आप बताइए कि पीसीएस और आईएएस में हिंदी जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी, कौन खत्म किया? मुलायम सिंह जी ने खत्म किया। छात्र संघ को नेताजी ने बहाल किया, तो इसलिए नेताजी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। नेताजी अगर छात्र संघ बहाल न करते तो अजीत यादव इतिहास न बनाता, अध्यक्ष न बनता। और सबसे बड़ी बात रही कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैं जीता था, तो कुछ उस पार्टी के लोग मेरे खिलाफ जो तमाम जो है लेकर के शिकायतें कोर्ट में गए कि ये नौकरी करते थे उस दौरान में। हाँ, मैंने 3 नौकरी छोड़ी थी उस समय, एक दरोगा की नौकरी, एक जीआईसी की नौकरी, एक प्राथमिक की नौकरी, मेरा लिस्ट में आ गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन। मायावती जी का आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मायावती जी के बारे में क्या बताएं हम कि क्या अच्छा लगता। लॉ एंड ऑर्डर उनका अच्छा था। डीएम एसडीएम अधिकारी करेक्ट समय से 10 बजे बैठ जाते थे कार्यालय में, जनता की समस्याओं को सुनते थे और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते थे। मायावती जी ने गाजीपुर में दिखाया कि एक उमा शंकर डीएम जो है वो कार्य नहीं किए हुए थे। गाजीपुर में निधि का काम जो जाता था परेशान करते थे। आपने देखा होगा कि मायावती जी जब मंच पे पहुंची तो पैर पकड़ के रोने लगे। तो मायावती जी ने दिखाया कि शासन कैसे किया जाता है। लेकिन इसके बाद मायावती जी भी उन्हीं के चंगुल में फंस गई, उन्हीं की बातें मानने लगी। आज कौन से मनवादी व्यवस्था के लोग बैठ गए हैं, पिछड़े समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के, दलित समुदाय के सारे नेता जो है क्यों बाहर हो गए? मायावती जी, भाई देखिए, दुनिया जानती, मायावती जी खुद बोली हैं, जब उनको माला पहनाया गया नोटों का, तो लोग तमाम विरोध कर रहे थे कि नोटों की माला पहन रही हैं जो है, ये अपने को कहती हैं कि मैं गरीब हूं और पहन रही है नोटों की माला। तो मायावती जी ने कहा कि अगर कोई सम्मान से पहना रहा मुझे नोटों की माला, तो मैं हाँ माया देवी हूं, इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं। बेबात थी जो है। आज जो बहुजन समाज पार्टी की जो आज स्थित है, एक विधायक 0 सांसद, इसके पीछे का क्या मानना? इसके पीछे मायावती जी खुद जिम्मेदार हैं। किसी से मिलती नहीं है, किसी की अगर कोई गलती नहीं है उसको पार्टी से बाहर कर देना, उसकी बातों को न सुनना। मायावती जी पहली बार और दूसरी बार का उनका कार्यकाल जो था बहुत अच्छा था। इसके बाद मायावती में जो है तानाशाहियत आ गई, पैसे का उनको घमंड हो गया जो है। बहुजन समाज पार्टी का एक वक्त होता था, नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सतीश चंद्र मिश्रा जी के आने के बाद हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जब देखिए बहन जी ने ये चलाया भाईचारा कमेटी, जातियों का भाईचारा कमेटी बना करके मीटिंग करने लगी, तो जब सरकार बन गई तो ब्राह्मणों ने नारा लगाया जो है, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश। और मानवर कांसीराम ने नारा दिया था, तिलक तराजू हो तलवार इनको मारो जूते 4। सीधा मंच से बोलते थे कांसीराम, और बताते थे कलम लेकर के ऐसे कि देखो यहाँ पर रुकी हुई है, इसको टोपी ऊपर से बताते थे वर्चस्ववादी लोग, जो ये टोपी लगी हुई है कलम में, इसको ऐसे निकाल दो जो है, इसको जब निकाल दोगे, निकाल फेंकोगे तो ये पूरी की पूरी तुम्हारी है। 85-15 की लड़ाई बताते थे समझा करके मानवर कांसीराम जी। और मानवर कांसीराम जी को मुझे 2 बार सुनने का मौका मिला है जो है, एक बार लखनऊ में, एक बार जो है हमारे क्षेत्र सुल्तानपुर में गए थे, कादीपुर के पास कोई मीटिंग। अच्छा, कांसीराम जी होते तो आपको लगता है कि जो सतीश चंद्र मिश्रा जी ये सब फटकने नहीं पाते थे? कांसीराम होते तो? हाँ, मानवर कांसीराम जी के समय में सब फटकने नहीं पाते थे। अच्छा, अभी तक
मायावती की सरकार, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन था, लेकिन यादवों को भी तो शोषण होता था उस सरकार में। यादवों के तमाम, जब 2007 में सरकार बनी है तो यादवों का दूध तक चेक होता था। हाँ, शोषण होता था शोषण। जब ये लोग आ गए, जो है ब्रह्मा विष्णु महेश वाले नारा लगा के गणेश को दूध पिलाने वाले, जब सड़ गए बहन जी से, तो उसमें भाई देखिए, यादव भी स्वाभिमानी कौम है, तो इसके साथ भी अन्याय हुआ उस दौर में। SC ST के मुकदमे उस दौर में ज्यादा यादवों के ऊपर हुए और लोगों के ऊपर हुए। जनरल लाबी में भी हमें नहीं कह रहे हैं कि ठाकुर और पंडित के ऊपर नहीं हुए, उनको भी प्रताड़ित किया गया जो है। तो सपा में कैसे आ गए आप? सपा में 2009 में अखिलेश जी, जब मैं तब किसी पार्टी में रह नहीं गया, 2009 में आया, मैं कोशिश किया एक बार फिर से मायावती जी से मिल लूं चुनाव न लड़ने के बाद जो है। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा कि हमको मिलवा दीजिए बहन जी से, हम अपनी बात कह लें, मेरी कोई गलती नहीं थी उस दौरान जो दंगा हुआ था। तो बहन जी ने कहा कि नहीं, उससे नहीं मिलेंगे। मैं निकल रहा था, उसी दौरान एक मेरा मित्र जो है, अखिलेश जी यूथ उनके उस समय जो है प्रभारी थे, बनाए गए थे अध्यक्ष, और वही उस जो है प्लानिंग चल रही थी, अपना आंदोलन वगैरह चल रहा था। तो उसने कहा कि आओ यार अखिलेश जी से मिल लो। हमने कहा चलो। मैं गया मिलने अखिलेश जी से। तो अखिलेश जी तो मान लीजिए जानते थे ही, मैं अध्यक्ष था। तो कहे और बताइए अध्यक्ष जी क्या हाल चाल है। बातचीत हुई तो कहे कि अरे हमारी पार्टी में आ जाओ। हमने कहा कि हमारी विचारधारा नहीं अच्छी लगती है। हमने कहा भैया विचारधारा सब अच्छी होती है, और कोई भी सरकार आती है तो अच्छा काम करती है जो है। हमको विचारधारा, लोहिया की विचारधारा अच्छी है। लोहिया जी को भी मैं पढ़ता हूँ, कांसीराम को भी पढ़ा हूँ जो है। कांसीराम का एक चमचा युग था जो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा उसमें जो है, तो उसको मैं पढ़ा हुआ था। तो हमने कहा कि भाई क्यों आपकी विचारधारा गंदी थोड़ी, नेताजी ने इतना काम किया देश में, रक्षा मंत्री रहते हुए इतना काम किया उन्होंने, छात्र संघ बहाल किया, उन्हीं की बदौलत मैं अध्यक्ष बना, तो मैं कैसे नेताजी का विरोधी हो सकता हूँ जो है। लेकिन हाँ, हमको जो है समाजवादी छात्र सभा से टिकट नहीं दिया गया, हमको चुनाव लड़ना था। अगर मैं चुनाव न लड़ता तो मैं यहाँ ना होता, आपके सामने ना होता जो है। तो कहे कि तो हमारी पार्टी में आ जाओ। हमने कहा ठीक है, अगर आप सम्मान देंगे तो आ जाएंगे। नहीं तो हमको अखिलेश जी कहे कि चलो हमें तुमसे बात करनी है कुछ। हमको गाड़ी में बैठाए और कार्यालय में लेके चले आए। SR बाबू जब बैठते थे, वो इधर वाला जिसमें अरविंद सिंह बैठे हैं सांसद, तो यहीं पे एक कमरा था, उसी में लेके बैठ गए हमको, और आधा घंटे 1 घंटे बात हुई। तो मैं वहीं से अखिलेश जी, तो एक चीज हमसे कहे कि रहो कहीं, लेकिन एक चीज है कि मेरा तुम्हारा व्यवहार और दोस्ती बनी रहे। हम कहे ठीक है भैया, हम आपके साथ काम। तो क्रांति रथ निकला इनका जब 12 में, तो मैं इनके साथ 2012 चुनाव से पहले। हाँ, 2012 अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे। हाँ, तो क्रांति रथ जब निकला तो इलाहाबाद आए, तो इलाहाबाद में मेरा भाषण ये सुने। अब उस पे क्रांति रथ से मेरा भाषण बालसम चौराहे पर कराया, और मेरा भाषण ये भी सुने। चर्चा तो सुने ही थे। और जब नेताजी थे मुख्यमंत्री, जब छात्र सभा पूरी हार गई थी विश्वविद्यालय में, तो नेताजी डांटे भी थे कि उस लड़के को क्यों नहीं लड़ाया, अच्छा लड़का था जो है। तो अखिलेश जी प्रभावित हुए, कहे कि पार्टी में काम करो और समय आने पर सरकार बनने पे हम तुमको एडजस्ट करेंगे। अखिलेश जी ने कहा ये चीज। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम पूरा जो भी आप जिम्मेदारी देंगे हम निभाएंगे जो है। तो का ऐसे चलता रहा। फिर सरकार लड़ाने को नहीं बोले उस समय? नहीं, चुनाव तो लड़ाने का मैं टिकट मांगा जरूर, लेकिन कुछ ऐसा मजबूरी आई। श्याम बहादुर जहां से लड़े थे, फूलपुर से जीते थे, तो वहां पे कुछ क्षेत्रीय नेता जो बड़े हैं वो मेरे विरोधी थे उस समय। वो आकर के जो है कुछ अखिलेश जी और नेताजी के बाद, उस समय नेताजी की चलती थी, अखिलेश जी की नहीं चलती थी, जो सच्चाई है। नेताजी टिकट बांटते थे, शिवपाल जी। तो नेताजी जानते हैं कि अपने यारों के यार थे, दोस्तों के दोस्त। तो जो लोगों ने, आजमगढ़ के बड़े नेताओं ने आकर के समझा दिया, तो मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन फिर अखिलेश जी ने कहा कि तुम वो लगे रहो पार्टी में, हम करेंगे कुछ दोबारा मिला। तो सरकार बनी तो क्या? जब सरकार बनी 2012 में, तो हम लोग आए, हम और डॉक्टर सिंहनारायण और एक लड़का और था। वहीं पे हम लोग फल खा रहे थे। इनकी शपथ लेने के बाद अखिलेश जी 2-3 दिन के बाद निकल रहे थे ऐसे फ्लीट से। हम लोग फल खा रहे थे, इनकी फ्लीट रुक जाती है और अखिलेश जी उतर के आते हैं, मजाक में कहते हैं कि हमको भी फल खिलाओ। इनकी आदत, मुख्यमंत्री थे। हाँ।
तो सब लोग परेशान करे, यार ये कौन लोग हैं जो है। तो कहे कि ठीक है कोई बात हो, रुको 1 महीने के बाद आओ, जो है हम देखेंगे, कुछ करेंगे तुम लोगों के लिए। हम कहे ठीक है भैया कोई बात नहीं है। इसके बाद त्रिस्तरीय आरक्षण का एक आंदोलन इलाहाबाद में शुरू हो जाता है और उसमें अनिल यादव जी चेयरमैन थे। और वो आंदोलन जो है इतना उन्होंने प्रीलिम्स की परीक्षा में भी आरक्षण को लागू कर दिया, पहले नहीं होता था क्योंकि प्रीलिम्स में ही बैकवर्डों और दलितों को छांट दिया जाता था। और नियमन सत्र कर दिया अनिल यादव ने। जो पहले परीक्षा पीसीएस की होती थी वो जो है लोअर की परीक्षा पहले वहां से नहीं होती थी, यहाँ अधीनस्थ से लखनऊ से होती थी। सत्र नियमन करने के बाद उन्होंने वहां पे पारदर्शिता लाई, ईमानदारी लाई। इंटरव्यू में एक्सपर्ट जो बैठाते थे उसमें जो है ईमानदार लोगों को बैठाना शुरू किया। और जो है जो फाइनल लिस्ट उन्होंने निकाला, जो अनारक्षित वर्ग के बराबर पिछड़ी जातियों के, दलित जातियों के बच्चे नंबर पाते थे तो उनको अनारक्षित कोटे में ले गए। और जो उसके नीचे मेरिट में रहते थे उनको जो है ओबीसी कैटेगरी 27% में, SC ST कैटेगरी के 22.5 में रखा। तो इससे जो है वो लोगों में बड़ा आक्रोश हुआ कि अनारक्षित वर्ग में क्यों जो है इनको जो है किया जा रहा है। इसी के विरोध में गेट पर लिख दिया गया कि हाँ यादव आयोग लिखा। और उस समय अखिलेश जी के खिलाफ जो नारा लगाया गया, जो अभद्रता की गई, उसको हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। और अखिलेश जी के सम्मान में भी हम लोगों ने आंदोलन किया, जो है प्रतिरोध मार्च निकाला। और हम लोग भी आरक्षण समर्थक निकल गए मैदान में कि अब होगी तो आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन ये 2011 में SR लाखा जब थे तो उन्होंने ही जो है इस चीज को लागू करने की कोशिश किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे, सरकार बदल गई थी जो है। लेकिन अनिल यादव ने उस चीज को लागू कर दिया। तो अनिल यादव को बदनाम करने के लिए देखे होंगे किस तरीके से साजिशें रची गई जो है। अनिल यादव को यादव आयोग लिखा गया कि यादव आ गया, यादव भरे जा रहे हैं। 86 में 56 यादव, जो कभी वैकेंसी 56 यादव SDM की पोस्ट आई ही नहीं, प्रचारित किया गया। यही मीडिया पूरी पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर के जितनी मीडिया कह लीजिए ये सीरीज चलाए हुए थे आज तक पे, NDTV पे, ABVP पे, सारे के सारे सीरीज चलाते थे। यहाँ तक कि 14 में प्रधानमंत्री मोदी जब आया वहाँ पे परेड ग्राउंड में भाषण करने, उसने कहा कि थानों में ये बाप बेटों की सरकार थानों में एक जातियों को बैठाई हुई है। और जो है यादव आयोग में भर दिया जा रहा है। 86 में 56 यादव भर दिया। बताइए, ओबीसी का हक मार रहा है, अति पिछड़ी जातियों का हक मारा जा रहा है, दलितों का हक मारा जा रहा है। मतलब इतना प्रोपोगंडा किया गया। और अखिलेश जी की बस एक गलती रही, इनकी सरकार थी, इनको सूची मंगा लेना चाहिए था और प्रेस करके कहना चाहिए था कि हमारी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और हम लोग आंदोलन किए, समाजवादी पार्टी डिफेंड नहीं करता उस मुद्दे। सरकार वही यही एक गलती रही कि हम लोग इनके सम्मान के लिए लड़े, समाजवादी पार्टी के और अखिलेश सरकार के, अनिल यादव जी के बचाने के लिए कि जो है। और जितने भी आज लोग वही पछता रहे हैं कि अनिल यादव ने जो सत्र सुधारा उसी की देन है कि आज भी उसी परिपाटी पर सत्र नियमन पे पीसीएस की परीक्षा उसी जो है डेट में होती चली आ रही है, प्री मेंस और इंटरव्यू। अभी पिछले दिनों धनंजय सिंह ने भी इस बात का कहा कि जब अनिल यादव को बैठा के वहां पर एक जात विशेष का आयोग बना दिया था पूरा इलाहाबाद में। अच्छा, तब अब नहीं कहेंगे जब संजय सिरनेत बैठ गए हैं और जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है। वो पांडे गई थी वहां की गोरखपुर की, और घोटाला क्या मामला हुआ, क्या लड़ाई की, सदस्य पैसे के बंदर बांट के लिए वो इस्तीफा दे करके भाग आई, एक ठो भर्तियों नहीं कर पाई। 8 साल से एक आयोग नहीं बना पा रहे हैं। बेसिक उच्च शिक्षा और माध्यमिक का आयोग एक किया गया और कीर्ति पांडे थी, वो चली आई भाग करके। किसको भेजा गया? एक फर्जी इनकाउंटर करने वाला प्रशांत सिंह नाम, फर्जी इनकाउंटर करने वाले। अब वहां जाएंगे, फर्जी भर्ती करेंगे, वसूली गैंग चलाएंगे जो है आयोग में।
किसी शिक्षित जो प्रोफेसर को, किसी बड़े शिक्षाविद को आप भेजते उस आयोग में। आप जो है एक डीजीपी रिटायर्ड को एडजस्ट करने के लिए आप शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है अध्यक्ष बना रही हैं। और कीर्ति पांडे क्यों इस्तीफा दे के भागी, इसका कोई पूछा आज मीडिया वाला? कोई नहीं पूछा। अच्छा, ये त्रिस्तरीय आरक्षण क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ इतना? त्रिस्तरीय आरक्षण का विरोध इसलिए किया गया, वही तो बताए कि जब सही संविधान का और कानून का पालन करते हुए ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक का अधिकार अनिल यादव ने देने का काम किया तो इनके पेट में कुलबुलाहट होने लगी। वर्चस्ववादियों को और सवर्णवादियों को पेचिश पड़ने लगी। और जब अनिल यादव ने इंटरव्यू में पारदर्शिता ला दी, वहां के जो लोकल एक्सपर्ट थे उनको बैठाते नहीं थे, बाहर के एक्सपर्ट को बैठाने लगे। अनिल यादव कुर्सी लगाकर बैठते थे, कोई लड़का इंटरव्यू दे करके, साक्षात्कार दे करके जब आता था तो उससे पूछते थे कि ये बताओ कि इंटरव्यू में तुम्हारे साथ कोई जाति तो नहीं पूछी गई, तुम्हारे साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया गया, तुम्हारे साथ तो किसी ने जो है किसी तरीके का अभद्रता तो नहीं किया। अनिल यादव पूछते थे गेट पे बैठ करके, और अपने खुद आयोग, किसी भी कमेटी में नहीं बैठते थे अनिल यादव। हाँ, और सारे छात्र संतुष्ट होकर के आते थे। उनके कार्यकाल में 16 से या 17 एसडीएम मात्र हुए हैं। और आज बताइए, दैनिक जागरण का पेपर आज भी छापता है, योगी आज भी सदन में बोलता है 46 में 56 यादव, मालूम नहीं क्या पढ़ा क्या पी करके बोल देता है। और बताइए, दैनिक जागरण भी छाप दिया भी कि 86 में 56 यादव जो है। हम लोगों का आंदोलन इतना जबरदस्त रहा कि उस समय ये लोग मैदान छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन जो हाई कोर्ट में जब छात्र गए लड़ने, सरकार गई लड़ने, तो केस जो वापस लिया गया उससे हम लोग कमजोर हुए। हम लोग तो सदियों से हारते आए हैं। कोर्ट में वही यादव इसलिए टारगेट पे आए कि जब जो जिनका इंटरव्यू होता था ये बाहर कुर्सी लगा के पूछते थे, आपका जात तो नहीं पूछी गई, आपके साथ भेदभाव तो नहीं हुआ, आपके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए टारगेट पे आ गई है। इसीलिए नहीं, आरक्षण पॉलिसी का सही ढंग से उन्होंने पालन कर दिया और लोगों को लगने लगा कि अगर ये सही ढंग से पालन हुआ तो पिछड़े समुदाय के जो प्रतियोगी छात्र थे, जो एसडीएम नहीं बन पाते थे, जो डिप्टी एसपी नहीं बन पाते थे, जो आरटीओ नहीं बन पाते थे, जो बीएसए नहीं बन पाते थे, वो बनने लगे। तो इसलिए उन लोगों को जलन होने लगी, इसलिए उन लोगों ने जो है इतना बड़ा जो है हंगामा किया जो है। अब अनिल यादव कहाँ है? तो अनिल यादव प्राचार्य हैं, कहीं डिग्री कॉलेज के चलाते हैं अपना, जो है आगरा में रहते हैं जो है। अनिल यादव जातिवादी थे क्या? आरोप लगा उन पर, यादव देखिए, अगर आप सही काम करेंगे इस देश में, कोई भी काम करने वाला है, तो ये मनवादी मीडिया उसको बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। लालू जी ने अगर बिहार में लोगों को जुबान दिया और मुलायम सिंह ने यहाँ पर लोगों को अधिकार दिया, और अखिलेश यादव ने भी अगर अधिकार देने की कोशिश की आयोग में, तो उनको किस तरीके से बदनाम किया गया है पूरी दुनिया जानती है और पिछड़े समुदाय के लोग भी जानते हैं। हाँ, अखिलेश यादव ने कोशिश जरूर की, लेकिन क्या दबाव था ये हम नहीं बता सकते, और उस दबाव में इन्होंने कैसे डिसीजन ले लिया उस पर बोले नहीं, और सरकार बदनाम हो गई और सरकार चली गई। अच्छा, ये यादव में ऐसा क्या है कि चाहे बहन जी की सरकार रही हो 2007 से 12, या आप 17 से लेके 25 तक योगी आदित्यनाथ, सबके टारगेट पर जो भी जिन्होंने सरकार में, सबके टारगेट पर यादव रहा। देखिए, यादव एक जो है ना डायनेमिक कैटेगरी का कास्ट का है। ये जो है स्वाभिमान से रहना जानता है। ये दूध पी करके, रोटी खा करके, आधी पेट भरा हो या ना भरा हो, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं करता है। हाँ, और यही एक जाति है पिछड़ों में। और हाँ, जैसे कुर्मी बिरादरी है, मौर्य कुशवाहा बिरादरी भी है, ये भी नौकरियों में है। कुर्मी बिरादरी तो ये श्रेणी में, खास श्रेणी में यादवों से ज़्यादा है। पुलिस और मास्टर ये सब ज़्यादा जो है ग श्रेणी में ज़्यादा यादव हैं।
तो इसी पे भड़काया गया इनको कि यादव सब जो है कब्जा कर ले रहे हैं नौकरियों पे। ये बीजेपी का प्रोपोगंडा फैलाया गया, मीडिया का प्रोपोगंडा फैलाया गया। हम कह रहे हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जो आज ऐसे हाथ मल के शकुनी मामा की तरह आते हैं, उस समय तो यही 86 में 56 यादव का सीरीज चलाया। मोदी जी भी बोले, बताया मैंने परेड ग्राउंड में, योगी जी आज भी बोल रहे हैं। आप हम कहते हैं कि हमारे जो विंग हैं समाजवादी पार्टी के, जो ये वकीलों का विंग बनाया गया है, वकील के जो अध्यक्ष हैं अधिवक्ता सभा की, इनको केस करना चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए। जो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था, योगी जी वहां पे बोले, वहां पे इनको नोटिस भेजना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। आप भाई वकील हो और ये इतना बड़ा संगठन है, मालूम नहीं क्यों लोग चुप हो जाते हैं? बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। आप लड़ेंगे नहीं तो अधिकार मिलेगा कैसे? आज अनिल यादव ने जो भर्तियां की हैं, सीबीआई जांच बैठाई गई, यही मोदी जी बोले कि सीबीआई जांच बैठा करके सबको बाहर किया जाएगा। यूपी में सरकार आएगी, सीबीआई जांच की मांग करेंगे, सबको बाहर किया जाएगा। सीबीआई आई इलाहाबाद में, ऑफिस बनाया गया, पैसा खा खा करके मोटे होकर के चले गए। बताइए एक भी नौकरी से कोई बाहर हुआ हो 12 से 17 के बीच में? जो भी भर्ती की गई, भर्ती इतनी पारदर्शी हुई है कि कोई कलम चला ही नहीं सकता, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, कोई भी जांच करा ले। एक भी अगर नौकरी करने वाले को बाहर कर दें अनिल यादव के समय में, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सही भर्ती हुई है। और आज क्या है, हाई कोर्ट पीसीएसजे की मेंस की कॉपी 56 कॉपी बदल दी गई कोर्ट में जो है मामला, और 56 कॉपी को कोर्ट ने बुला करके देखा और सारे जो है प्रतियोगी छात्र पास किए गए, उनको जो है वापस नौकरी दी गई। ऐसी बेईमानी की जा रही है संजय श्रीनेत के समय में। अब कह रहे हैं अनिल यादव के समय में तो आज भी एक सिद्ध नहीं हुआ कि बेईमानी हुई थी, और संजय श्रीनेत के समय में पीसीएस मेंस की परीक्षा आउट हो गई, आरओ की परीक्षा आउट हो गई, छात्र आंदोलन किए, रद्द करके कराना पड़ा। जो है आयुर्वेद के जो सीधी भर्ती आई थी चिकित्सा अधिकारी का, उसमें घोटाला किया गया आरक्षण का। पशु चिकित्सक की जो आई थी अधिकारी की, उसमें घोटाला किया गया। जो है होम्योपैथिक की जो शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी, उसमें घोटाला किया गया। कितना बताऊं, एलटी ग्रेड की परीक्षा कराई गई आयोग से। एलटी ग्रेड की परीक्षा में जानते हैं अंजू कटियार थी परीक्षा नियंत्रक, वो जेल तक गई, जहां से जो प्रश्न पत्र बनता वहीं से लीक करवा दी। अंजू कटियार जेल गई थी कि नहीं गई थी? 68,500 की भर्ती में सुक्ता सिंह जो परीक्षा करवाई थी, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, वो सस्पेंड हुई, बर्खास्त हुई। योगी जी ने उसको बहाल कर दिया, उनकी जात की थी, जाकर के जबरिया वहां पर बैठ गई। जो है फिर से जो है फिर जो उनको हटाया गया। और एक इनके समय में डीजे बजाने वाला सुराव का लड़का टॉप कर जाता है, पेपर आउट होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती किया इन्होंने, 18,000 भर्ती पिछड़ों का हक और दलितों का हक इन्होंने मार दिया, अल्पसंख्यकों का। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ऑर्डर किया कि नहीं बेईमानी हुई है। पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश और पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र की, दोनों ने लिख के दिया और लिस्ट सहित दिया लिख करके कि नहीं बेईमानी हुई है, पिछड़ों के साथ दलितों के साथ अन्याय हुआ है। उनके अध्यक्षों को हटा दिया गया, क्योंकि लिख के दे दिया। क्यों हटा दिया गया? इस तरीके की बेईमानी की जा रही। आज नेकपाल की भर्ती आई है, उसमें बताइए 797 पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, दलितों का मारा जा रहा है। अभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यही सरकार 13 पॉइंट रोस्टर ला रही थी, विभागवार भर्ती करना चाहती थी। वहां पर 1 पद 2 पद निकालते, 5 पद तक पिछड़ों और दलितों का आरक्षण था ही नहीं। 5 पद निकाल करके और एक नया इन्होंने नियम खोज लिया है, यह नया फैसला दिया, नॉट फाउंड सुटेबल। इसके बदौलत जो है बाहर कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पिछड़ों और दलितों में योग्य भर्ती नहीं मिल रहे हैं। हम कहते हैं कि पारदर्शी ढंग से ईमानदारी से अगर परीक्षा कराई जाए तो पिछड़े और दलित के लड़के इनसे योग्य हैं और वो टॉप करेंगे अगर इंटरव्यू में बेईमानी न किया जाए। लेकिन तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग का किसी भी नेता, किसी भी छात्र का और किसी भी जो है विभाग में एक भी आरक्षण घोटाला नहीं होगा, एक भी पद का नहीं होगा। देखिए, ये चंद्रलोक
टाकिज के सामने हिंदी विशारद का एक संस्थान है जिसको मान्यता नहीं है। वहीं से इनका उठा करके देख लीजिए, सब वेबसाइट उस पे गूगल में है कि कहाँ से पढ़े हैं। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये इनको जानकारी हो कि पिछड़ों का हक कैसे मारा जा रहा है। ये तो उस समय भी आरक्षण का विरोध कर रहे थे। त्रिस्तरीय आरक्षण की जब लड़ाई चल रही थी, 2 धाराएं बन चुकी थी, आरक्षण समर्थक, आरक्षण विरोधी। तो ये आरक्षण विरोधियों के मंच पे जाकर के बैठ के भाषण कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। हम बता रहे हैं, उस समय की निकाल करके आप फोटो देख लीजिए। ये आरक्षण विरोधियों के मंच पे यूनियन हॉल के गेट के सामने जो है उनके साथ थे, आरक्षण समर्थकों के साथ नहीं थे। ये क्या आरक्षण समर्थकों की और पिछड़ी जातियों की बात करेंगे। हम कहते हैं कि इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ तो एको बार इनका बयान आया है? तो सदन में कह रहे हैं वो मामला कोर्ट में है। अरे मामला कोर्ट में है, हम कहते हैं कि मामला कोर्ट में है तो लड़ो ना। कोर्ट से तो फैसला करा दे रहे हैं वो लोग कि छूट जा रहे हैं बलात्कारी लोग हैं। अभी कोई गरीब बलात्कार किया होता निर्भया कांड में जो है, हमें नहीं उसको जायज ठहराते, लेकिन निर्भया कांड में फांसी हुई कि नहीं हुई? वो गरीब थे, बस चालक थे, कोई पीने वाले थे, बैठ करके हो गया था घटना। निर्भया कांड में फांसी की सजा हो जाती है, एक नाबालिग छूट जाता है तो बड़ा हो हल्ला होता है उसमें। और बताइए किस तरीके से बलात्कारी को कोर्ट जो है, कौन लोग हैं वो, देखिए कितनी हिम्मत उनके हो जा रही है कि उनको जो है निलंबित कर दे रहे हैं पूरी केस से। एक घटना और आपको बता दूं, अखलाक हत्याकांड, जो अखलाक मलबा वो हुआ था, वहां पे गांव के लोगों ने 18 ठाकुर लोगों ने मिल करके कि गाय का मांस खाता है क्या, टुकड़ा फेंक दिया है, उसमें अखलाक को पीट पीट के मार देते हैं। और उसका एक लड़का जो है मिलिट्री में, एयरफोर्स में देश की सेवा करता है, उसको मारा गया, उसमें आया था। उसकी माँ को मारा गया, उसकी बहन को मारा गया, और किस तरीके से अखलाक की हत्या हो जाती है। यही योगी सरकार, अभी सौरभ दुबे, हम बधाई देते हैं, ऐसे जज होने चाहिए सिविल कोर्ट में। सौरभ दुबे से लिख करके दिया गया सरकारी वकील को, उनको कि इस केस को जो है विथड्रा कर लिया जाए, निलंबित कर लिया जाए। क्यों? अपने जो है स्वजाति लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जो अपराध में लिप्त हैं। हाथरस के एक दलित लड़की की जो है बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है, पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। परंपरा और संस्कृति और सभ्यता की दुहाई वाले भाजपा के लोग, बताइए, इस तरीके से एक परिवार को फूंकने का भी मौका नहीं देते, लाश को जलाने का भी मौका नहीं देते, और उनको भी बचाने के काम करते हैं योगी। बीएचयू में जैसे संस्थान में मदन मोहन मालवीय ने जिसकी नींव रखी, उस संस्थान में बलात्कार हो जाता है एक लड़की का, और इनके आईटी सेल के लोग मध्य प्रदेश में प्रचार करते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है फोटो खिंचाते हैं, 3 महीने 4 महीने तक घूमते रहते हैं स्वतंत्र होके, जब आंदोलन करती हैं वहां की लड़कियां। और मोदी और योगी वहीं पर गए हुए थे, भाषण कर रहे थे और आंदोलन चल रहा था, उनको लाठी से पिटवाया जा रहा था छात्राओं को। तो ये सरकार है, ये सरकार जो है ईमानदारी से नहीं चल रही है। जो अच्छा, इस बताइए, आज ब्राह्मण विधायक जो है कुटुंब बना करके मीटिंग कर रहे हैं। इसके पहले ठाकुर और राजपूत विधायक मीटिंग किए तो उनके ऊपर जो है मेहरबान थे, और जब ब्राह्मण विधायक मीटिंग कर लिए कुटुंब बना करके तो उनको जो है नसीहत दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि नरम हो जाइए नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, स्वजातियों पे आपने बात की, जो स्वजातियों की बात की जाए तो अभी चाहे कोडीन कप सिरफ वाला मामला चल रहा था, तमाम उसमें अमित सिंह टाटा हों, आलोक सिंह सिपाही हों, तमाम इस तरह के जो नाम आए, उनका नाम न लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने वहां जितने भी नाम गिनाए सब यादव यादव यादव, कोई अमित यादव गिना दिए, कोई और यादव बताया कि जो है। तो क्या लग रहा है कि यादव टारगेट पे है? देखिए, उनको यही राजनीति सूट करती है। योगी जी क्या बोल देंगे, बताइए। एक लखनऊ में घटना घटी थी बरसात के सीजन में। कुछ लड़के उदंडता कर रहे थे, पानी छिड़क रहे थे मौज मस्ती में, और उसमें योगी जी सदन में आए तो एक यादव लड़के का नाम, एक मुसलमान पवन यादव का नाम लिए, और वो लड़का वहां था भी नहीं, और मुस्लिम लड़का भी शायद नहीं था। 2 लोगों का नाम लिए। जब एक मुख्यमंत्री इतना नहीं पता करा पा रहा, थाने में FIR हो चुकी थी जिसमें 11-12 ठाकुर लड़के ही थे इनके स्वजाति, उन पे तो नहीं बोले, उन पे तो कार्रवाई नहीं किए। पवन यादव को पुलिस कहती रही यहाँ की कि नहीं, ये लड़का वहां पे नहीं था।
पूरा खोज डाले हर एंगल से, पवन यादव जब कहीं से नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी खड़ी हुई तो उसका साथ दी तो बच पाया लड़का, नहीं तो उसको घर भी बुलडोजर चल जाता। हम कहते हैं कि योगी जी क्यों आप जो है अपने स्वजातीय अपराधियों को बढ़ावा देते हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो आपका जीरो टॉलरेंस यही है। आप इसी तरीके से शासन करेंगे? आप बैठ करके मीडिया के सामने बयान देते हैं कि हाँ मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे गर्व की बात है। आप जातीयता की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं। आप सही पारदर्शी काम करो, सारे लोग सराहना करेंगे। क्या लग रहा है आपके दौर योगी जी जातिवादी हैं? योगी जी खुद कहते हैं कि मैं जातिवादी हूं, या हमको क्या जरूरत कहने की? योगी जी मीडिया के सामने बयान में दिए जातियों को खुली छूट दी है ठाकुरों को। अरे छूट ना होती तो इस तरीके से कोडीन का मामला चल रहा है, बताइए उनको जमानत मिल जाती है। ब्रजेश पाठक जी को शुरू में आप ध्यान दिए होंगे, स्वास्थ्य मंत्री को, बहुत दौड़ रहे थे, बहुत अस्पतालों में दौड़ रहे थे। एक बार हड़काए गए, कभी अब दौड़ा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इलाहाबाद में स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, वहां मरीजों के परिजनों को पीट दिया जाता है, वहां की दवाइयां चूहे खा जा रहे हैं। वहां पेपर में अमर उजाला ने चलाया था, लगातार लिख रहा था, वहां के ग्लूकोज चूहे पी जा रहे हैं। वहां पे जो मशीनें रखी गई हैं, अल्ट्रासाउंड की, सीटी स्कैन की, एक्सरे की, सब मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आप फिर वापस आ जाते हैं आप पे। आप सरकारी मास्टर कब बने थे? 2009 में। हो तो मैं ट्रेनिंग वगैरह कर लिया था, 2005 में मेरी लिस्ट आई थी, लेकिन जो है मैं ज्वाइन नहीं किया था। 2009 में ज्वाइन किए? हाँ, 2009 में फिर से मैं ज्वाइन किया जो है। तो मास्टरी क्यों चली गई आपकी? मास्टरी चली गई, इन लोगों ने आरोप लगाया कि एक भाषण मैं दे दिया हूँ इलाहाबाद में, जो है वही आरोप लगा करके इन लोगों ने, जबकि उसकी कोई फोरेंसिक जांच वगैरह नहीं हुई है, ना तो समय दिया गया है। अगर कोई कार्रवाई करे तो चुनाव अधिकारी कार्रवाई करे ना, वो संज्ञान में ले। केवल जो है सबसे नरम चारा इस समय जो है, अगर कोई है, नंबर 1 पे मुसलमान, दूसरे नंबर पर यादव। जहां चाहो कोयर बाले वाली मशीन की तरह इसको लगा दो, वोट देने के लिए फिट हो जाएंगी अदर जातियां। तो सबसे पहले 10 तारीख को रिजल्ट आता है, 11 तारीख को मुझे सस्पेंड किया जाता है, और जून में बिना सुनवाई किए जो है मुझे बर्खास्त कर दिया जाता है। एक शेर है कि जो है उसी का शहर है, वही मुद्दई है, वही मुंसिफ है, हमें यकीन है कि हमारा ही कसूर निकलेगा। क्रांतिकारी छात्र नेता आप रहे इलाहाबाद में, अभी भी जब छात्रों का आंदोलन होता है पहुंच जाते हैं आप? हाँ, आंदोलन देखिए, मैंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आप लोगों को बता दूं कि जानकारी नहीं होगी कि 2005 में जब मैं अध्यक्ष हुआ, उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, और केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू नहीं था ओबीसी का, दलित का लागू था पहले से ही। लेकिन ओबीसी का आरक्षण केंद्रीय संस्थानों में, आईआईटी में और मेडिकल के पीजी में भी नहीं था। तो ये तो बाद में हुआ है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़े। एक जो है लड़ाई यम्स में शुरू हुई, एक दलित डॉक्टर के साथ अन्याय किया जा रहा था, पॉलिसी का पालन आरक्षण का नहीं किया जा रहा था, उसका पीजी में एडमिशन नहीं दिया जाता, तो वो आमरण अनशन पे बैठ गया, लड़का लड़ा। तो वहाँ के जो जनरल समुदाय के डॉक्टर थे, वो लोग उसके साथ बड़ी दुर्भावनापूर्ण जो है और बहुत ढंग से उसको मारा पीटा, तो वो आंदोलन का रूप लिया। उसी दौरान जो है ये आईआईटीएन को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, ये जो है यूथ फॉर इक्वलिटी बना करके आरक्षण के विरोध में आंदोलन करना शुरू किया। तो हम लोग केंद्रीय संस्थान जब बना, केंद्रीय विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में हम अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय के, तो हम जो है आंदोलन की शुरुआत किए। तो अर्जुन सिंह जी है उस समय मानव संसाधन मंत्री थे। तो आंदोलन डॉक्टरों ने बड़ा साथ दिया इलाहाबाद के, जो स्वरूप नानी के डॉक्टर थे दलित पिछड़े समुदाय के, कहे कि आप आंदोलन करिए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और लड़ के जीतना है, और आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करिएगा, चाहे अर्थ की हो चाहे कुछ भी हो। और उन्होंने किया भी, मदद किया। इसके बाद अशोक यादव जो हैं, हम लोग उनसे बात की अशोक यादव से कि इस लड़ाई को लड़ना, तो अशोक यादव ने ताल कटोरा में एक मीटिंग रखा।
मीटिंग रखने के बाद जो है वहां पर भाषण वगैरह हुआ और हम लोगों ने मार्च किया जंतर मंतर के लिए और पुलिस से धक्का मुक्की हुई। तो अर्जुन सिंह जो है, अर्जुन सिंह कहे कि मुझे अगर थोड़ा पिछड़ों का बल मिल जाएगा तो मुझे लागू करने में आसानी होगी। तो अर्जुन सिंह से हम लोगों की मीटिंग हुई, जो है अपॉइंटमेंट कराया गया और मीटिंग किए। तो अर्जुन सिंह ने कहा कि जाओ, चाहे मुझे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, आज से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण 27% ओबीसी का लागू होगा। और लागू कर दिया उन्होंने, और उसकी जो है कुर्बानी उन्हें देनी पड़ी। और जब लागू हो गया, देखिए किस तरीके से साजिश कर रहे थे केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। उसको 3 पार्ट में लागू कर रहे थे। कह रहे थे कि हमारे पास जो है संसाधन नहीं है, 9% 9% 9% करके। फिर इसकी भी लड़ाई विश्वविद्यालय में लड़नी पड़ी जो है हम लोगों को। तो इसको लड़ करके एक बार में 27% आरक्षण लागू कराया गया और एडमिशन करवाया गया। जो है विश्वविद्यालय में पहले पेपर आउट करा देते थे वही लोग, और हमारे लोग पीजी में एडमिशन नहीं पाते थे। रिसर्च में तो हमारे लोग देखने को नहीं मिलते थे पहले। इन सब आंदोलनों में आप शामिल रहे। तो रिसर्च के आंदोलन को किया गया कि यहाँ आरक्षण पॉलिसी दीजिए, तब रिसर्च आज भी आप छात्रों के आंदोलन में पहुंच जाते हैं? हाँ, आज भी जाता हूँ। छात्र संघ 2011 तो हम लोग ही लड़के बहाल कराए। उसमें तमाम छात्र नौजवान जो है आमरण अनशन पे बैठे थे। उसमें इसके बाद दिनेश यादव अध्यक्ष हुए, ये ऋचा सिंह जो चली गई सपा से, उसमें जीती थी, भाजपा में भाग गई, अखिलेश यादव ने सम्मान दिया, ये जीती, भूपेंद्र जीते, अवनीश जीते, उदय जीते जो है। तो इस तरीके से लगातार इसके बाद हमारे बाद फेहरिस्त लगी, लोग अध्यक्ष का चुनाव जीते और आज फिर छात्र संघ बंद कर दिया गया है, कोई लड़ने वाला नहीं है। और उस दौर तो हम लोग लड़ते ही थे। और एक आंदोलन मैं और किया अध्यक्ष बनने के बाद, आपको नहीं बता पाया। उस समय जो है जब हम अध्यक्ष हुए तो उस समय 20 से 30,000, 35,000, 40,000 लोग पीसीएस की परीक्षा देते थे। तो उस समय पद के सापेक्ष प्रीलिम्स में जो है 13 गुना पास कराए जाते थे। तो उसके लिए 2004 में एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था कि 10% पास करवाया जाए। प्रतियोगी मोर्चा बना के कुछ लोग आंदोलन किए थे। तो वो चीजें नहीं हो पाई थी। लेकिन जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरे दिमाग में चीज चल रहा था। तो मैंने कहा कि नेताजी मुख्यमंत्री हैं, ये बात मान जरूर जाएंगे। मैं भले बहुजन छात्र सभा में हूं, लेकिन नेताजी सुनते सबकी थी। तो नेताजी, मैं जो है अध्यक्ष बनने के बाद 2-3 महीने के बाद मैं जो है चक्का जाम कर दिया जीटी रोड पे, आयोग के सामने चौराहे पे। बरसात हो रही थी और उस समय 100-200 छात्र जो है आए और चक्का जाम जबरदस्त हुआ और खुलने नहीं दिया। एसएसपी, एसपी सारे लोग सिफारिश करते रहे। हमने कहा राम सेवक जी आए, उन्हीं को ज्ञापन देंगे और किसी को नहीं देंगे। तो ये राजेश्वर सिंह जो इस समय यहाँ विधायक हो गए हैं, उस समय वहां पे सिविल लाइंस के सीओ थे, ये लाठी चार्ज करना चाह रहे थे। लेकिन नेताजी के यहाँ से निर्देश आया कि वो छात्र हैं, लाठी चार्ज नहीं करना है। वहीं से लोग बैक हो गए। राम सेवक जी को बुलाया गया, हमने ज्ञापन दिया। हमने मांग किया कि आज जो है प्रतियोगी छात्रों की संख्या बढ़ रही है और हमारे दलित और पिछड़े समुदाय के छात्र जो परीक्षा देने में उनको बाहर कर दिया जाता है प्रीलिम्स में, आप जो है इसको 13 गुना से 25 गुना कर दीजिए। तो राम सेवक जी ने उस ज्ञापन को नेताजी के पास भेजा और नेताजी ने उसको जो है 13 गुना से 18 गुना कर दिया प्रीलिम्स में, कि पद के सापेक्ष जितना पद आया है उसके 18 गुना लोग जो है पास होंगे। 18% लोग जो है, मतलब एक इंटरव्यू में एक पद पे 18 प्रीलिम्स में पास किए जाएंगे, मेंस में। तो ये लागू कराया। और यही भाजपा सरकार ने 18 गुना से जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, प्रतियोगी छात्रों की संख्या, अब तो 6 लाख दे रहे हैं ना, 7-7 लाख, 10-10 लाख दे रहे हैं। तो वो 18 गुना से ले आकर के अब उसको 13 गुना कर दिया। और अब माइग्रेशन के नाम पे कह रहे हैं कि हम जो है सब्जेक्ट वाइज आपको जो है 15 गुना देंगे। तो इसी का विरोध कर रहे हैं छात्र जो अब आंदोलन कर रहे हैं। तो ये लड़ाई नेताजी की, देखिए कितना दूरदर्शी सोच थी मुलायम सिंह जी की। वो जो है हमने मांग किया और उन्होंने मान लिया, 15 गुना कर दिया, 18 गुना कर दिया। और उस समय देखिए हमारे ही छात्र नेता बंधु राम सेवक यहाँ जाकर के बैठ करके चाय पी रहे थे, जो गद्दारी किए थे छात्रों के साथ। और राम सेवक जी ने मुझे बुलाया, कहा कि आप आइए, आपकी बात मान ली है नेताजी ने, आप चाय पीजिए
हम बुला रहे हैं आपको अतिथि के रूप में। मैं गया तो हमने कहा कि मेरी मांग तो थी कि 13 से 25 गुना, और आपने 18 गुना क्यों जो है नेताजी के पास लगता आपने कहा। मैंने पूरा मैटर भेज दिया था, नेताजी ने कहा कि अभी इसको करो, दूसरे शिफ्ट में कर देंगे 25 गुना। तो वो हमसे कुछ बात हाक टाक हुई राम सेवक जी से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी डीएम को एसएसपी को बुला करके यहीं से गिरफ्तार कराऊंगा, पूरी रंगबाजी निकल जाएगी। हमने कहा कि बुलाइए, आपने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया है, चाय पे बुलाया है ना आपने, बुलाइए डीएम को एसएसपी को, मुझे गिरफ्तार कराइए। मैं बोलूंगा ना मीडिया में कि मुझे बुलाए थे चाय पर गिरफ्तार कराने के लिए। मैं छात्रों की लड़ाई लड़ रहा हूं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मुझे आवास बुला करके गिरफ्तार कराएंगे। तो खैर राम सेवक जी ने वो बात आवेश में कह दिया था, उन्होंने अपनी बात को वापस लिया और गलती मानी। ठीक है, और ये लागू हुआ। ठीक, एक आखिरी सवाल है आपसे जुड़ा। एक दौर था अजीत यादव जिस मंच पे जाते थे छा जाते थे अपने क्रांतिकारी भाषणों से और अपने क्रांतिकारी जज्बे से। फिलहाल अजीत यादव अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। मुझे जहां होना चाहिए था नहीं हो पाया। परिवार के लोग मुझसे आशा ज्यादा पाल लिए, संयुक्त परिवार था, और मुझे अलग कर दिए। मैं माँ बाप का अकेला लड़का था। 15 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, 16 में मेरी माता जी का। मैं अकेला पड़ गया। पत्नी ये तो कहिए मजबूत थी मेरी, मेरा साथ दी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आई। उस समय छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पिताजी जब परिवार अलग हो गया तो कहे कि पत्नी ले जा करके इलाहाबाद में बच्चों को पढ़ाओ, हम कुछ नहीं जानते हैं। और वो ऐसे कोई साधन नहीं थे कि हम ठेकेदारी पट्टेदारी ये सब करते नहीं थे, दलाली ये सब करते नहीं थे। कोई ब्लेम नहीं लगा सकता है 1 रुपए का। आज तक मैंने किसी को, मेरे दामन पे कोई दाग नहीं कि खाया हो। हाँ, आप मिल गए, चाय पिला दिए, मांग के ले लिया, आपसे खर्चा बर्चा चल दिया। तो मैं नौकरी ज्वाइन कर लिया। उस समय वैकेंसी आई थी, मैं ज्वाइन कर लिया। बच्चे पढ़ते रहे। तो बीच में 2-3 साल वही राजनीति ब्रेक रही बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैंने परिवार के लिए भी ब्रेक किया। और मेरे पिताजी की एक तमन्ना थी, वो मुझे नेता के रूप में कभी खुश नहीं हुए देख के। हाँ, क्योंकि वो जब भी आते थे कहते थे तुम नौकरी कर लो किसी भी तरह से, मैं मरूं तो मुझे सकून हूं। मैं इसलिए अपने पिताजी के कहने पे 2009 में नौकरी को ज्वाइन कर लिया। और जब मैं पहला वेतन उनको दिखाया 17,500, हमने कहा कि ये आया है, तो मैं 17,500 वो दान कर दिया। आपको बता रहा हूं, पहला वेतन अपना जो है गरीब बच्चों में। और कोई भी गरीब बच्चा मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में कोचिंग में एडमिशन में अगर पैसा नहीं है, आईआईटी और मेडिकल की तैयारी, पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहा कोई भी बच्चा आया, अगर ईमानदारी से बता दिया कि मेरे पास पैसा नहीं कोचिंग करने का, अजीत यादव जरा सा देर नहीं किए, अपना लेटर पैड उसको लिखते थे और फोन करते थे कि इस बच्चे को पढ़ाना है। और पढ़ाया भी लोगों ने। जिनके पास इलाज का पैसा नहीं होता था डॉक्टर को फोन कर देते थे, आपके पास पहुंचते थे। आज भी करता हूं डॉक्टरों के पास, आज भी जिनका इलाज नहीं हो पाता, आज भी डॉक्टरों को फोन करता हूं और कम करवा देता हूं। गुंडई से नहीं, भाई नहीं देने में सक्षम है तो डॉक्टर हैं, आप कमा रहे हैं, कर दो। ठीक है, व्यवहार है, संबंध है। आखिरी सवाल होगा ये मेरा, 2027 में आपको क्या लगता है पिछड़े दलितों का दौर आने वाला है? 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है अगर बेईमानी न की गई। तो 2027 में जो माहौल है वो अखिलेश यादव 27 के मुख्यमंत्री हैं, इसमें दो राय नहीं। और अखिलेश जैसा विजनरी नेता और अखिलेश जैसा काम करने वाला नेता कोई मिलेगा ही नहीं। अखिलेश यादव जी नफरत की बात और जो है संप्रदायवाद की बात, जातिवाद की बात, मजहब की बात नहीं करते हैं। समाजवादी लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। और अखिलेश यादव जी की जो सबसे बड़ी खूबी मैंने देखा जो है, हमारे वैचारिक मतभेद किसी सवाल पे हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी अगर कोई भी गरीब आ गया और उनसे मिल लिया तो अखिलेश यादव जी यथासंभव जितना हो सकता है मदद करने की कोशिश करते हैं। रास्ते सड़क पर चलते हुए देखा होगा आपने एक घटना, हाईवे पे गाड़ी रोक करके, जबकि डीएम कह रहा था कि उधर से ना जाइए चक्का जाम है, गए और तत्काल उसको जो है मदद किया और डीएम को फोन करके भी मदद कराया। इस तरीके की नेता की जरूरत है।
इस तरीके के मुख्यमंत्री की जरूरत है। ये नहीं कि मुख्यमंत्री जा रहा है तो गरीबों को लठिया करके बाहर कर दिया जाए। ये ऐसे नेता होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।